तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम। और हार्दिक अभिनंदन। ठीक है। आज हमारा फर्स्ट डे है क्लास का। तो एक्साइटेड है सब लोग। हम्म। ओके, गोविंद गोविंद जी सही, यस अंकिता जी। ओके। ठीक है। देखो, एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान एक्साइटेड रहता है ना, वो माइंड से बिल्कुल खाली रहता है, एम्प्टी। ठीक है। और जो एक्साइटेड नहीं है, इट मीन्स उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है। और जब ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है तो फिर हम नई चीजें कैसे ग्रैब करेंगे? राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्साइटेड रहना है एंड अ स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है। चलो। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक सेकेंड, कुछ लोग लास्ट टाइम पे एनरोलमेंट लेते हैं। हाँ। ठीक है। राहुल सर, एक आपको नंबर सेंड कर रहे हो, आप प्लीज उनसे बात कर लीजिए। हाँ जी मैम। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है। तो 2 मिनट के लिए हम सब लोग गणेश वंदना करेंगे। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अपने जो सृष्टि के गुरु हैं, ठीक है, परमपिता परमेश्वर, उनको थोड़ा सा स्मरण करके हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों और इस सृष्टि के गुरु उनका नमन करती हूँ। ठीक है। और गणेश वंदना से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं 2 मिनट का प्ले करूंगी गणेश वंदना। सभी म्यूट कर सकते हैं। पाणी दे करून. ठीक है। मैं ना इस पे मोबाइल पे प्ले कर रही हूँ। ठीक है। तो सभी आंखें बंद करके 2 मिनट। 20 सालों से इंडिया का भी। हो सकता है आपको थोड़ी सी वॉल्यूम कम आए।
तो आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत एक बार फिर से। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, राहुल सर, फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे और फिर आप सभी लोग अपना बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपका नाम, आपका शहर और आप किस प्रोफेशन में, है ना, और न्यूमरोलॉजी कोर्स को क्यों ज्वाइन किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी सीख के आप क्या चेंज लाना चाहते हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अच्छा, मेरे बारे में कितने लोग हैं जो नहीं जानते? सब जानते हैं? तो देने की जरूरत है क्या फिर इंट्रोडक्शन? बबीता जी आप बोल रहे हो? फिर से अच्छा लगता है सुनना। अच्छा, तो सुनने ही अभी 2 महीने तो। फिर भी ठीक है, कुछ लोग नए भी हैं, तो बाकी लोग जिनका वीडियो ऑफ है, अगर वो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर ऑन कीजिए, है ना। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि नाम आप लोग जानते ही हैं, मधु चावला मेरा नाम है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, वैसे मेरा नाम बचपन में मेरे पिताजी ने मधुबाला चावला ही रखा था। मैं जब बड़ी हुई तो मैंने क्या बाला हटा दिया, मुझे लगा बड़ा ही आउटडेटेड नाम मेरे पापा ने रख दिया है ये तो, क्योंकि वो जो मधुबाला हीरोइन थी मेरे पापा की फेवरेट थी, तो पर मेरी फेवरेट नहीं थी, मैं थोड़ी सी मॉडर्न थी तो मैंने अपना नाम हटा दिया। फिर जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा तो मुझे पता चला कि मेरे नाम में अगर बाला ऐड हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा, बेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि नाम मेरा अभी भी बेस्ट नहीं है। ठीक है, पर हाँ कुछ बेटर हो जाएगा। तो फिर मैंने वापस से बाला ऐड कर लिया, तो मधुबाला चावला, दिस इज माय फुल नेम। ठीक है, और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मेरा होम टाउन श्री गंगानगर है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पे हुई हूँ, बट मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी एमबीए यहीं से किया। उसके बाद मैंने 5 साल जॉब किया एक एनजीओ के साथ। उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंसल्टेंसी ओपन की, मैं एनजीओ के लिए फंड रेज करती थी। और करीब 8 साल पहले मैंने खुद की एनजीओ स्टार्ट की, जीवन स्पर्श के नाम से, क्योंकि मेरा सोशल सर्विस में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा था, तो मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है। और अगर मैं ओकल साइंस की अपनी जर्नी की बात करूं तो बचपन से ही मेरा काफी मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, तंत्रा में, साधना में, मेडिटेशन में, रिलीजियस बुक्स पढ़ने में, शास्त्र में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी था। मेरे पापा खुद भी न्यूमरोलॉजी जानते थे, कलर थेरेपी जानते हैं, बहुत सारी और भी मोडालिटी शायद मुझे भी नहीं पता। तो मैं अपने पापा से काफी इंस्पायर थी। मेरे चाचा जी हैं, वो पामिस्ट हैं, हाथ देखते हैं हस्तरेखा। इसी तरह से मेरे ताऊ जी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मेरी मम्मी आयुर्वेदा जानती थी। तो हमारी पूरी फैमिली ही कहीं ना कहीं ऑकल साइंस में बचपन से देखती आ रही हूँ। और बचपन से ही मैं ना तंत्र मंत्र इन सब चीजों में पली बड़ी हूँ, तो मेरा बचपन से ही काफी इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन से मैं किताबें पढ़ती थी और बहुत सारी चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। छोटी थी जब मैं, तब भी मैं त्राटक का अभ्यास करना, साधना करना, मतलब वो कहते हैं ना बिना गुरु के इंसान भटक जाता है। कुछ कुछ चीजों की प्रैक्टिस की, फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा उस, क्योंकि बुक्स में भी लिखा हुआ था बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगा कि शायद खुद ब खुद कुछ करना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने समय का वेट किया, मैंने कहा जब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता, अच्छा रास्ता नहीं मिलता, तो समय का वेट करते हैं। तो करते करते फिर एक बार मेरे साथ कुछ लाइफ में ऐसी चीज घटित हुई कि मैं साइंस की तरफ वापस से चली आई। एक तो मेरा जो सबसे पहले मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो ये था कि जब मैं 10th क्लास में थी मेरे माइग्रेन हुआ था, सीवियर माइग्रेन।
तो मेरी पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। बहुत सारे डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, हर किसी के पास गई। फिर किसी ने बताया मेरे पापा को रेकी के बारे में, क्योंकि मेरे पापा इन चीजों पे बहुत बिलीव करते थे। फिर रेकी सीखी मैंने, फर्स्ट लेवल सीखा, उसको 6 मंथ्स प्रैक्टिस किया, और मेरी एकदम हेडक ठीक हो गया। फिर मैंने पूरी ग्रैंड मास्टर लेवल तक इसको किया। तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। तब से मेरी लाइफ ने एक यू टर्न ले लिया। फिर मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की, आगे फिर मास्टर्स किया। और रेकी का सेंटर भी खोला मैंने। फिर न्यूमरोलॉजी तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती ही आ रही थी, बट 2017 से मैंने इसको फुल फ्लेज करना स्टार्ट कर दिया सीखने के बाद में। तो बस तब से ये जर्नी चल रही है, और आप लोगों के सामने हूँ। और बहुत सारी, जब भी मौका मिलता है सीखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि साइंस ऐसी है जिसमें आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ जिससे भी जैसे भी मौका मिले सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अनंत है ना। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूंगी, है ना। हाँ ठीक है, मेरे पास जो चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कह सकती आई एम एन एक्सपर्ट। आई एम अ लर्नर एंड आई विल बी अ लर्नर, क्योंकि ये ज्ञान की जर्नी शायद एक जन्म की भी नहीं, ये जन्म जन्मांतर की जर्नी होती है। ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, है ना। मेरे स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आप लोग भी सीखेंगे, मैं भी आप लोगों से कुछ कुछ चीजें सीखूंगी। ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही था। अभी मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। राहुल सर और मैं, हम लोग एक ही टीम में काम करते हैं। हमारी संस्था है फलित ज्योतिष रिसर्च। ठीक है। और भी टीम मेंबर्स है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो राहुल सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधु मैडम। सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, है ना। आपको एमपी से हो क्या यहाँ से? महेंद्र सर हैं शायद। अच्छा, गोविंद सर है क्या? अच्छा। मनासा मध्य प्रदेश, है ना। नीमच डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ के पास, राजस्थान के पड़ोसी हैं हम, है ना। तो आधा राजस्थान का लुक आता है, आधा एमपी का लुक आता है। ठीक है। तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और है ना, वो ज्योतिष में मैं कभी आया नहीं, है ना। ऐसा लगा कि ज्योतिष मेरे को उठा के ले आया, है ना। तो क्योंकि हम हैं बनिए लोग, और बनिए लोग कभी भी इन चीजों को फॉलो करते नहीं है ना। तो हमारा कोई बेसिक बैकग्राउंड इन चीजों का है नहीं, है ना। जैसे मधु मैडम का तो काफी बैकग्राउंड है। उनके पापा वगैरह, हमारा तो भाई दूर दूर तक कोई ज्योतिष का नामो निशान है नहीं, है ना। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि, है ना, कि मैं ज्योतिष में आया नहीं, मुझे बुलाया गया है ना, या फिर मैं यहाँ पे आ गया, है ना। तो शायद ये मेरा डेस्टिनेशन था, है ना। यहाँ पे मुझे आना ही था, ये मेरी डेस्टिनी रही होगी। तो बहुत अच्छा लगता है ज्योतिष को, है ना, सीखना, ज्योतिष को पढ़ना, है ना। ज्योतिष को पढ़ते रहना, उसको रिलेट करना, है ना। अपने आप को समझने की कला ही ज्योतिष है, जीवन में उसको घोलना, है ना। कि किस तरह से जीवन में हमारी ज्योतिष है, किस तरह से रामायण में ज्योतिष है, किस तरह से राम के अंदर ज्योतिष है। तो को सीखने की कला मानता हूँ मैं ज्योतिष को। और है ना, बस प्रैक्टिस करते हैं। मधु मैडम काफी सीनियर है मेरे से हर मामले में, मेरा करियर में, जॉब में, आपका बड़प्पन है, आप ऐसे बोलते हैं। है ना। उन्होंने काफी काम किया है, तो वो काफी सीनियर है हर चीजों को लेकर। और मैं तो अभी सीख रहे हैं, है ना। तो उनका लेवल काफी बड़ा है, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना। 10-15 देशों को घूम के आए हैं, है ना। मैं तो अभी एक देश गया था, मलेशिया, वो भी मधु मैडम की वजह से। ठीक है। तो अच्छा लगता है ना, साथ में काम करते हैं। और बस ये कहानी है। ठीक है। अभी साथ में रहेंगे हम 2 महीना, है ना। कभी कभी मैं भी आया करूंगा, मधु मैडम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, नो डाउट। ठीक है। जी मधु मैडम। थैंक यू राहुल सर। तो अभी जो जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस करके आप हैंड रेस कीजिए। हाँ गोविंद जी। देखो, इनिशिएट लेना चाहिए हमेशा, पीछे मत रहा करो। हाँ गोविंद सर, आपका स्वागत है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है। तो मेरा नाम गोविंद वेद प्रकाश शांडिल्य है। मैं न्यूमरोलॉजी में 1994 से जुड़ा हूँ। ये मेरी किताब है जो
अमेजोन में अवेलेबल है। मेरे बारे में ज्यादा जानने के लिए जस्ट गूगल माय नेम, गोविंद वेद प्रकाश शांडिल्य। और मैं क्यों इस क्लास में जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से करता हूँ। मैंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जीवीएस मेथड न्यूमरोलॉजी, पिछले 3 दशक से रिसर्च करने के बाद और करीब लोगों की जिंदगी सुधारने के बाद मुझे हिल्सु ग्रिड के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो मुझे लगा कि मधु जी दे सकती हैं, इसलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, ये आपका बड़प्पन है और आपका विश्वास है। मैं कोशिश करूंगी इसको बरकरार रखने की। थैंक यू। हाँ जी महेंद्र जी। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम राहुल सर। मैं महेंद्र परदेशी पुणे से बिलोंग पुणे में रहता हूँ। मैं राहुल सर के पास में पहले पढ़ता था, फलित ज्योतिष, उसके माध्यम से मुझे पहचान मिली। और मधु मैम से मैं जुड़ा हूँ। उनसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की पढ़ी है, और अब मुझे लोशुगढ़ का एडवांस कोर्स करना है। धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र जी। हाँ जी। हाँ श्रवण कुमार जी, आप तो अभी आए हैं शायद। श्रवण जी, अभी आप ही का न, कॉल आया था ना? जी मैम। ओके। न्यूमरोलॉजी तो हम नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं और बहुत कुछ सीखना है इस लाइन में। हम्म। वैदिक में हम 3 साल से सीख रहे हैं, और न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट टाइम हम ज्वाइन किए हैं। आपकी सुमंत जी हैं, उनके रेफरेंस से। हाँ हाँ, वो मेरे ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ थैंक यू। बबीता जी। नमस्कार राहुल सर, नमस्कार मधु मैम। मैं दोनों की स्टूडेंट हूँ। मैंने सबसे पहले तो केपी ज्वाइन किया सर का, वहां से फिर फलित में मास्टर किया सर का ही। तब अब तक तो मुझ में सिर्फ सीखना चाहती थी, लेकिन जब से राहुल सर के पास मास्टर किया है ज्योतिष का, तब से अब लग रहा है कि मैं भी ज्योतिष कर लूं। फिर अभी आपका वैदिक किया तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। लोशो करने के बाद और 100% बढ़ जाएगा। मेरा नाम, पूरा नाम बबीता प्रमोद भालवनकर है और मैं नासिक से बिलोंग करती ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ हितेश जी। नमस्ते मैम। मेरा नाम हितेश उपाध्याय है, मैं गुजरात से हूँ। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और राहुल सर से मैंने केपी किया है बहुत टाइम पहले। और इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक भी किया हुआ है बेसिक, और अभी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो कब से मैं सोच रहा था कि आपका कोर्स करूँ करूँ, लेकिन अभी ये टाइम मेरा मौका मिला है। तो वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कोर्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ तृप्ति जी। Hello, Madhuji. I have done Losho from you only, the basic. और उससे फिर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया to complete the advanced course. मैं मुंबई से हूँ and I am new in this field. ओके, अभी न्यू नहीं है, अभी तो आप बेसिक कर चुके हैं। ओके ग्रेट, ये हाँ। नेक्स्ट कौन है? देखो ये जो सेशन है ना, ये कंप्लीट आप लोगों के लिए है। आपको पता है मैं कभी भी इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, पर इंट्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 2 महीने साथ रहने वाले हैं। 2 महीने कोई छोटा टाइम नहीं है, बहुत लंबा पीरियड होता है, राइट? एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अभी जिस फील्ड में आने वाले हो, ये मास्टर कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप यहाँ पे बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो कल को क्लाइंट्स के साथ कैसे बोलोगे, राइट? तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, है ना, ताकि आप लोग कुछ सीख सको। ये प्लेटफॉर्म आपको बोलने का मौका देता है। नहीं तो बहुत जगह आप जाएंगे जहां पे सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, आपकी कोई सुनता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये मौका मिला है, इसका फायदा उठाइए। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी, कोई नहीं भी देना चाहता है तो इट्स ओके, पर आप सीखोगे कैसे फिर, है ना, इसलिए। हाँ जी रूपाली जी। हाँ अनम्यूट कीजिए। हेलो मधु मैम। हेलो। हेलो राहुल सर। मेरा नाम रूपाली उराज पाटिल है और मैंने अभी मधु मैम का वैदिक का क्लास किया है।
मैम का सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लोशो में भी एडमिशन ले लिया। ओके रूपाली जी, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ हूँ मैं, लेकिन मैंने वास्तु का किया है और लोशो का इससे पहले भी मैंने क्लास किया है, लेकिन मुझे आज से और सीखना है। और मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ, ओके। अंकिता जी। सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा प्रणाम। हाँ, प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो भी है उसकी जर्नी ऐसे शुरू हुई है कि मेरी दादी जी काफी बीमार थी। तो मम्मी ने पूछा था, फैमिली एस्ट्रोलॉजर है उनसे, कि क्या है आगे ऐसा करके। तो उन्होंने डेथ का प्रेडिक्शन किया था और वो बिल्कुल सही भी हुआ। उसी डेट में उनकी डेथ हुई थी। तब से है कि क्या है करके, तो बस चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा है। ओके, मोस्ट वेलकम अंकिता जी। हाँ, शोमी, आप प्लीज। शोमी के नाम से कौन है? आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, यू ऑडिबल। मेरा नाम तन्वी प्रसाद यादव है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, एडवर्टाइजिंग किया है मैंने। एंड मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजर है और मुझे ब्रोशर इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे ये सीखना है और आपका काफी नाम सुना है मैंने। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हाँ जी, और बहुत लोग हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अमूल्य जी। नमस्कार मैडम, नमस्ते। मैं उड़ीसा से हूँ। ओके। उड़ीसा से हूँ। मेरा एक सोसाइटी है, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमारा 10 स्टेट में ऑलरेडी काम चालू है। ओके। एनजीओ है और आपका? न्यूमरोलॉजी का आपका जी, और न्यूमरोलॉजी का आप यूट्यूब में देखा। मैं फिर पहले 6 साल का बाद मैं एस्ट्रोलॉजी का कुछ क्लास भी किया था। मेरा जो रिलेशन में मेरा एक महाराज है, पुरी जो है, उड़ीसा का जो पुरी है जगन्नाथ धाम, वहाँ पे एक मठ है। मठ में हम थोड़ा सोशल वर्क करने के लिए जाते थे, वहां से मेरा इंटरेस्ट था। उनका डेथ हो गया 3 महीना का बाद, तो फिर सीखने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ। उनका कुछ मेरे को बुक वगैरह भी गिफ्ट दिया था, वो पढ़कर कुछ तो मालूम है। ओके। और मैं नाड़ी ज्योतिष का बुक किताब पढ़ा है, और वो जातक पारिजात का पढ़ा है। ऐसे 2-4 ठो बुक भी मैं पढ़ा है। ओके, सो नाइस ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और मेरे को देखो चेहरे ढूंढने पड़ रहे हैं। आप लोग अपने आप क्यों नहीं इंट्रोडक्शन दे रहे? धीरज सर है, धीरज सर आई थिंक। धीरज सर। सर अनम्यूट करिए आप। हाँ, देखो छुप कर तो मैं बैठने नहीं दूंगी, आप चाहे आपकी कितने। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आई थिंक अब आ रही होगी। जी सर, जी सर। हाँ जी, नमस्कार मधु मैम, नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सर। मैं इस फील्ड में नया हूँ। 2 दिन का मधु मैम का जो सेशन था वो अटेंड किया था। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, बहुत अच्छा लगा, तो काफी इंटरेस्ट था मुझे, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके, मोस्ट वेलकम धीरज जी। हाँ, और कौन रह गए? अमृता जाना मैडम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी जी नमस्कार। मैं अमृता वेस्ट बंगाल से हूँ, अभी फिलहाल उड़ीसा में रहती हूँ। और मधु मैम का मैंने 7 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था, जो लोशो ग्रेड का था। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला और इसको मैं आगे एज अ करियर लेने के लिए सोच रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से मास्टर जो भी एडवांस कोर्स उसको लेके आगे अपना करियर को बिल्ड करूँ। और बहुत सारे मतलब 11 साल से मैं पिछले 11 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ बिजनेस फील्ड में, बहुत सारे बिजनेस कर चुकी हूँ मैं। बट उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिलती थी, तो उसका रीजन फाइंड आउट कर रही थी। उसी को फाइंड आउट करते करते ये न्यूमरोलॉजी का मुझे क्लू मिला और वही से मधु मैम का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, वहां से मैंने सीखा। तो आगे इसी को लेके काम करना है, बस इसीलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन की हूँ। थैंक यू। थैंक यू धीरज जी। यस, तन्मय जी आपका हो गया इंट्रोडक्शन। कनिष्का। नमस्ते मैम, मैं तन्मय हूँ। मैं प्रयागराज से हूँ। 2018 में मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी नीरज सूद सर से। उसके बाद मतलब प्रैक्टिस तो नहीं की, पर सीखी हुई है। अब न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम। ओके, हाँ कनिष्का सर। नमस्कार मैडम, मैं आनंद कुमार
आनंद कुमार, अम्बे ओके। वास्तु से आपको मैसेज किया था ना बीच में मैडम, हाँ जी। तो नेम चेंज के लिए मैसेज किया था, फिर आपने बोला था कंसल्टेंसी के लिए, हाँ हाँ तो आपका बीच में फिर ये कोर्स का ही मैसेज आया, इसके लिए मैं बोला चलो अभी कोर्स कर ले। वास्तु का भी कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का। जी जी। मेरा खाली न्यूमरोलॉजी का मैडम बाकी था, और वो उसमें आपके साथ लास्ट अपना ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का किया, तो उसके में भी अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं बोला चलो अभी न्यूमरोलॉजी का पूरा ही कोर्स कर लेते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ठीक है। जो सिस्टम है वो मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली इसके लिए ही मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है। जी जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सब लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन इसलिए किया ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सके, आप लोगों का जो हेजिटेशन है वो खुल सके, और मुझे शायद विश्वास है कि आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा कि उड़ीसा से कितने लोग हैं, है ना। उड़ीसा के भाई भाई मिल गए, मैंने तीन चार लोग देख लिए उड़ीसा के, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता है जब आप एक ही स्टेट के, एक ही रीजन के होते हैं, तो एक काफी कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। अभी जैसे राहुल जी, गोविंद जी भी एमपी से हैं। हाँ, पर मुझे हमेशा एक बात खलती है कि जयपुर से, राजस्थान से बहुत कम लोग होते हैं क्लास में। तो खैर, एनीवेज, कोई नहीं। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। आज वैसे हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन ही है, पर थोड़ा बहुत हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, और 2 महीने हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, हमारी क्लासेस के जो डेज हैं वो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे का ऑफ रहेगा, और सैटरडे संडे हमारा जनरली ऑफ रहता है, पर क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत सारा है, कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है, तो कभी कभी हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेते हैं सैटरडे को, या फिर कभी मतलब वो म्यूचुअली हम बात करके, एक जैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक आधी क्लास एक्स्ट्रा होती है। और मोस्टली मैं सेकेंड मंथ में ही करती हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि फर्स्ट मंथ थोड़ा स्लो चलते हैं, ताकि आप लोगों को एक कॉप अप करने में कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जिनको बेसिक भी नहीं आता, तो हम बेसिक से ही करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ सीख कर आए हैं, हर कोई बहुत सालों से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, आप लोगों के पास भी अच्छा खासा नॉलेज है, एंड आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, है ना। पर यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट की तरह ही रहना है, क्योंकि until unless you will not behave like a student, you will not be able to grab, right। हम मुझसे बहुत, आप सब लोग, काफी लोग यहाँ पे मुझसे एज में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, हर चीज में, एक्सपीरियंस में भी, ठीक है। पर मेरे पास जो भी बेस्ट है मैं अपना शेयर करने का प्रयास करूंगी आप लोगों के साथ। पर आप लोगों को 2 महीने एक स्टूडेंट की तरह ही रहना है, तब आप, मैं गारंटी दे सकती हूँ, तब आप बेस्ट सीख पाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड, ठीक है। अभी जैसे एक कप होता है ना, एक कप, जैसे मेरे पास कप भी पड़ा है, एक कप है, ये चाय से पूरा भरा हुआ है, राइट। अगर हम इसमें और चाय डालने की कोशिश करेंगे तो डाल पाएंगे कभी? नेवर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एम्प्टी दिस कप सो दैट वी कैन पोर मोर टी। सो इसी तरह से हमें अपने माइंड को भी एम्प्टी करना है। आज से ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूं, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू लर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं पर्सनली बात भी कर चुकी हूँ, हर कोई न्यूमरोलॉजी सीख भी चुका है, कोई किस किस तरह की मोडालिटी सीख चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को आता है ना। पर हर कोई चाहता है कि आप उसको और बेस्ट करें, तो फिर भी आप जीरो से इसको शुरू करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पर मैं इतना आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, राइट, ठीक है। तो हम न्यूमरोलॉजी के एक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग क्या समझते हो कि न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? कई कई लोग इसको सोचते हैं कि ये जादू है, सीख कर हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जादू हो जाएगा और हमारी लाइफ पता नहीं क्या हो जाएगी, कोई लॉटरी लग जाएगी सीख कर, या क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों के व्यूज लेना चाहती हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं, आप लोगों की क्या सोच है कि इस कोर्स को करके, न्यूमरोलॉजी को सीख के आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कैसे हेल्प करेगी न्यूमरोलॉजी? क्योंकि कुछ तो सोचा ही होगा ना आप लोगों ने, इस कोर्स में आए हैं, कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि हाँ इससे ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, उनको क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि
न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, राइट? इट्स नॉट अ मैजिक। यस, इट कैन बी अ मैजिक, पर कैसे होगी वो हमें देखना है ना? न्यूमरोलॉजी एक मैजिक हो सकती है, पर कैसे होगी इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं एक दो लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। देखो, यहाँ गलत सही कुछ नहीं है। आई ऑल्सो कैन बी रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास होके आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि हमारे इस क्लास में कोई किसी को जज करने ही नहीं वाला। ट्रस्ट में, हम सब लोग एक फैमिली की तरह है। ठीक है, कोई किसी को जज नहीं करने वाला, गलत है सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अंकिता जी। जी मैम, मैंने जितना आज तक समझा या जाना है, मेरे अनुसार अ, 1 से लेकर 9 तक के ग्रहों को जो जितने अच्छे से समझ गया, वो सामने वाले के व्यक्तित्व को उतने अच्छे से समझ जाएगा। और ये किसी के व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है। जी। ठीक है, ग्रेट। एनीवन एल्स? हाँ, गोविंद जी। आप प्लीज सर अनम्यूट कीजिए। तो मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी नंबर का गेम है। जिस दिन हम पैदा होते हैं और जो डेट में पैदा होते हैं, हमारी जिंदगी की पूरी कहानी फिल्म स्क्रिप्ट लिख के प्रिंट में भर के हम नीचे आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूजर्स मैनुअल नहीं आता है। तो सारी जिंदगी लोग लगे होते हैं ये ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है मेरे लिए। सो न्यूमरोलॉजी विल हेल्प यू uncover all this potential. That is what I feel is numerology all. Absolutely. और न्यूमरोलॉजी को डिटेल में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो जैसे जैसे अब आप पढ़ाओगे वो अपने आप क्लियर होते जाएगा। यस, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखो, बिना डर के कहो, है ना, बिल्कुल डरना नहीं है, बिंदास, गलत सही कोई बात नहीं। हाँ रूपाली जी, मैं चाहती हूँ जितना ओपन होगे ना, जितना खुलोगे, उतना आपका व्यक्तित्व खिलकर बाहर आएगा। आप समझो इस चीज को, है ना। हाँ रूपाली जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, इंसान अपने कर्म से और आचरण से ग्रह को ठीक कर सकता है। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट। अगर मतलब हाँ, आप म्यूट हो गए, सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे रूपाली मैम? हाँ, मतलब कर्म अगर अपने अच्छे रहेंगे, आचरण अच्छा रहेगा, तो ग्रह अपने आप मतलब अच्छी ब्लेसिंग देंगे। तो इंसान ने अपना आचरण, डिसिप्लिन, जो कुछ भी है वो जीवन में, वो सब अच्छा रखना चाहिए। ग्रेट। हाँ, बबीता जी। जी मैम, मैं तो ये सोचती हूँ, मतलब आज तक ज्योतिष सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, कि इसमें से अपने लिए क्या आगे होगा उसका ये देते देखो, मराठी में बोल दूं क्या? मुझे नहीं समझ में आएगा। मतलब दिशा देने के काम करते हैं, अपने लाइफ में क्या होगा अगर आपने को पता चला, तो आप अपने हिसाब से और नंबर के हिसाब अपने आप के जीवन को जीने की कोशिश करते। जी बिल्कुल। मतलब बुरा हो अच्छा हो, अगर वो पहले पता चल गया कि ऐसा होगा, तो उस हिसाब से अपने जीवन को ढल लेना उसमें। ठीक है, एक्सीलेंट। हाँ महेंद्र जी। मैम, मैं सिर्फ एक वाक्य में कहूंगा कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, वैसे न्यूमरोलॉजी जीवन समझने की कला है। एक्सीलेंट, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ हितेश जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी एक साइंस है ऑकल्ट का, और उसमें भी वो पूरी लाइफ में करियर में अपने को गाइड करता है, हाउ टू गो फॉर, हाउ टू चूज योर करियर, आगे क्या आपको करना है उसको आपको गाइडलाइन देता है। तो मैथ्स है, ये भी और टाइप ऑफ मैथ्स है, और जितना आप इसमें ज्यादा वर्क करोगे आपका आउटपुट भी उतना ज्यादा मिलेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखो, आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही जवाब दिए, है ना। हर किसी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। मैं नहीं कह सकते कि नहीं उसने बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया, ऐसा होता नहीं है।
आप लोग सब बिल्कुल सही कहा है आपने, है ना। न्यूमरोलॉजी वास्तव में बहुत तरह से काम करती है, इसको जैसे समझोगे ये वैसे ही काम करेगी, है ना। अंकिता जी ने बताया 1 से लेके 9 नंबर है, ग्रह हैं, आप इनको समझ लो तो हर किसी के व्यक्तित्व को समझ लोगे, बिल्कुल राइट, है ना। तो हर किसी ने अपने अलग अलग, किसी ने कहा जीवन जीने का तरीका है, जीवन को समझने का तरीका है, किसी व्यक्ति को जानने का तरीका है ना। गोविंद जी ने कहा कि हम जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए वो एक बहुत ही यूनिक डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए है, वो डेट अलग है, उस उनके जो नंबर्स है उनका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, राइट। सो एवरीथिंग इज करेक्ट, है ना। तो हर नंबर की ब्लेसिंग हर किसी की लाइफ में अलग होती है। अब जैसे कि अगर मैं इसका आपको बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, राइट। आप देखो, अब होता क्या है कि हमारी लाइफ चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक लाइफ है, लाइफ को एक स्विमिंग पूल मान लो, है ना। आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ठीक है। और पानी का बहाव भी अगर लेफ्ट से राइट है तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, है ना। और अगर पानी का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में, आप इधर जा रहे हो, पानी अपोजिट आ रहा है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है, बहुत मेहनत करने वाले हो आप। और अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गए इतनी मेहनत करके, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते आपका मजा खराब हो जाएगा जीवन का, है ना। आप कहोगे यार मिल तो गया पर मजा नहीं आया। तो न्यूमरोलॉजी ठीक इसी तरह से आपकी लाइफ में काम करती है, वो आपकी लाइफ को स्मूथ बना देती है। कैसे बना देती है, ठीक है। अब जो एंटी वेव्स आ रही है ना, जो पानी के बहाव जो एंटी आ रहा है वो क्या है, आपके एंटी नंबर्स। ऐसे नंबर या ऐसे लोग जो बिल्कुल विपरीत है आपसे, है ना, या एंटी प्रोफेशन कह लो, एंटी नंबर्स कह लो। मोबाइल नंबर में भी ऐसे नंबर आ गए, आपके नाम में आ गए, हर जगह हम नंबरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपके फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा, ठीक उसी स्विमिंग पूल की तरह आपको कड़ी मेहनत करनी है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, 1 नंबर और 8 नंबर सब जानते हैं एंटी नंबर्स हैं, राइट। तो आप 1 नंबर वाले हो, 1 नंबर वाले, आपने 8 नंबर वाली गाड़ी ले ली, 8 नंबर की ब्लेसिंग आ गई। 8 नंबर कह रहा है कि मुझे तो राइट में जाना है, आपके डेट ऑफ बर्थ कह रही है मेरे को तो लेफ्ट में जाना है। अब वो दोनों लड़ते ही रहेंगे जीवन में, और कितना स्ट्रगल आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में होगा, ठीक है। और दूसरी तरह से आपकी 1 नंबर की गाड़ी है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है। तो दोनों दोस्त हैं, दोनों कह रहे हैं कि हमें लेफ्ट में जाना है, चलो दोनों भाई साथ साथ चल लेते हैं। रास्ते का भी आनंद मिल गया आपको, लाइफ भी आपकी स्मूथ हो गई, ठीक है। और डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी आपको आनंद ही आनंद है। तो न्यूमरोलॉजी ठीक इसी तरह से काम करती है। जब आप अपने वाइब्रेशन के नंबरों को चूज कर लेते हो तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है ना। और वो एक जादू की तरह काम करती है। आज आपको न्यूमरोलॉजी सीखना था, कई लोग तो बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुंचे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था इतने सालों से। और अभी एक भाई साहब सरवन कुमार पात्रे जी, अभी क्लास शुरू हुई, फोन उठाया, इनके दोस्त ने नंबर दिया, ले न्यूमरोलॉजी सीखनी है, इनको मैडम को फोन करो, एनरोलमेंट लो। क्लास में ही चलते चलते बात किया, मैंने राहुल सर को कहा आप बात करो, एनरोलमेंट लिया और अभी क्लास में बैठे। सो इजी, है ना। तो कितना आसान है। कई लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, इतने दिन प्रमोशन देखा, माइंड बनाया, जद्दोजहद किया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ठीक नंबर भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर मैं एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल दूं, जैसे 2 लोगों की अगर हम बात करें, ठीक है, हर इंसान डिफरेंट है, राइट। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है, आपको अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है, आप कह रहे हो कि बैठा क्यों है मेरे पास। वो बेचारा आपको कुछ नहीं कह रहा, उसने कुछ कहा ही नहीं, मुंह तक भी नहीं खोला, तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा उसका हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है ना। उसकी एनर्जी डिफरेंट है, आपकी एनर्जी डिफरेंट है। और कई कई बार कई अनजान लोग आपके पास बैठे होते हैं ना, आपको अंदर से सुकून मिल रहा होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है,
वो भले ही बात कर रहा है, व्यक्ति नहीं कर रहा, उसकी ऑरा आपको बहुत अच्छी लग रही होती है ना, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी ऑरा से। आप और वो व्यक्ति सेम वाइब्रेशन पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। सो दिस इज हाउ नंबर वर्क्स। आपको इन नंबरों की फ्रीक्वेंसीज को समझना है। जब आप इन नंबरों की फ्रीक्वेंसीज को समझ जाओगे, हम जब एफएम चलाते हैं ना 93.5 रेड एफएम कुछ तो भी होता है ना, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को घुमाते हैं, उसको सेट करते हैं। कभी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है तो गर गर ऐसे आवाज करता है, ठीक है, आप उसको ट्यून करते हो, फिर वो सेट होता है और खूबसूरत सा गाना उसमें से बजता है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है रिश्तों में भी, आप अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपका पति स्पाउस जो भी है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों उस एफएम की तरह हो गए जो ट्यून्ड नहीं आपस में, घर घर रोज लड़ाई झगड़ा यही सब होता है ना, क्योंकि दोनों अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स। जब आप एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को समझ जाते हो, इन नंबरों को समझ जाते हो, इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाते हो, पर्सनालिटी टाइप्स को समझ जाते हो, खुद को समझ जाते हो, तो आपको पता है कि मैं किस तरीके से बिहेव करता हूँ, सामने वाला किस तरीके से बिहेव करता है। ये साइंस को सीखने के बाद आप सामने वाले पर्सन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। और इस साइंस को सीखने से पहले आपको क्या लगता है, मैं तो दुनिया को बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, मैं तो मेरे पति को बदल दूंगा, बदल दूंगी, मैं मेरी पत्नी को बदल दूंगा, है ना, हम हमेशा यही करते हैं, ठीक है, मतलब उनके नेचर को बदल दूंगा। हम हमेशा दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। बट आपको ये साइंस को जब आप सीख जाते हो तो आप किसी को नहीं बदल सकते, आपको समझ में आ जाता है हर नंबर हर व्यक्ति डिफरेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पे काम करना है, राइट। आपको अपनी वीकनेस, क्योंकि जो पूरा कोर्स है हमारा ये स्वॉट एनालिसिस के ऊपर है, राइट। और इस कोर्स में आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलने वाले हैं विच यू हैव टू डू ऑनेस्टली। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद दिस कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स असाइनमेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो तैयार हो जाओ, है ना। ये 2 महीने आपको एक जंग लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा, पर उसमें आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है, तो ही वो जंग लड़ पाओगे, नहीं तो फिर आप घूमते रहोगे, ये पीडीएफ, ये बुक, ये नोट्स, ये रिकॉर्डिंग, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझे रहोगे फिर आप, ठीक है। तो सब चीजों को साइड में रख के आपको अपने डेली का जो आपका असाइनमेंट है, जो डेली का चाहे छोटे से छोटा टास्क है, आपको लगता है कि ये तो बेवकूफ वाला टास्क है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं आईएएस ऑफिसर, मैं किसी कंपनी का मालिक, मैं ये काम करूंगा क्या, तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, मिनिस्ट्री से भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, खैर, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। तो आपको यहाँ पे हर तरह का असाइनमेंट करना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत सारे असाइनमेंट करने का पर्पस क्या होता है, आपको अपने करेक्टर पे काम करना है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत आसान है, इन नंबरों की वाइब्रेशंस को आपको समझना है, अपने व्यक्तित्व को समझना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, हमें तो मिसिंग नंबर की रेमेडीज बता दो, होता ही नहीं होता, हाँ, होता ही नहीं होता मिसिंग नंबर की रेमेडीज, दुनिया पागल है। आज मैं एक मिसिंग नंबर की रेमेडी की क्लास ले लूं ना, 5,000 फीस भी रख दूंगी ना, मैं कह दूंगी 50 एनरोलमेंट आ जाएंगे, पर मैं नहीं रखती कभी भी। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम रेमेडीज की क्लास करा दो, मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि रेमेडीज की क्लास करते कैसे है ना। उसमें लिखना पड़ता है आप लोगों को बहलाने के लिए कि आओ पर एक्चुअल में रेमेडीज कैसे काम करती हैं ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। रेमेडीज ऐसे काम नहीं करती कि आप ये ब्रेसलेट पहन लो और जादू हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाओगे, आपकी लॉटरी लग जाएगी, ऐसे काम नहीं करती रेमेडीज, ठीक है। देखो कुछ नंबर हमारी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आते हैं, जब हम पैदा होते हैं एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होते हैं, ठीक है, और वो फ्रिक्वेंसीज हमारी पर्सनालिटी में फिट हो जाती हैं, वो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। और कुछ नंबर होते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, ठीक है। अभी जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, 2 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं,
इनफैक्ट 3 भी, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, क्रिएटिविटी आपको हर नंबर से मिलेगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, है ना। किसी की क्रिएटिविटी किसी तरह की है और किसी की क्रिएटिविटी किसी तरह की है। पर आपके पास अगर 2, 6 नंबर नहीं है या 7 नहीं है तो आप क्रिएटिव नहीं हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बट यस, आप उस चीज में प्रोफेशनली एक्सेल नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनली एक्सेल नहीं कर पाओगे, ये चीज है। बाकी इमोशनल हर नंबर है, ठीक है, गुस्सा भी हर नंबर को आता है, ईगो भी हर नंबर में है, बट इनकी फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है। तो आपको इन सब चीजों को समझना है। तो कुछ नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है और कुछ नंबर मिसिंग है। और जो मिसिंग नंबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। जो मिसिंग नंबर है, बहुत सारे मिसिंग नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आपका रूटीन खराब कर देते हैं। बहुत सारे मिसिंग नंबर आपका एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। बहुत सारे मिसिंग नंबर्स ऐसे होते हैं जो आप में आलस क्रिएट कर देते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप ग्रोथ लेकर आओ अपनी लाइफ में। जैसे 3 और 4 नंबर ग्रोथ का है, ठीक है। तो 3 और 4 नंबर आपको ग्रोथ देता है। आपके 3 और 4 मिसिंग है तो क्या होगा, सबसे पहले आपका रूटीन खराब करेंगे नंबर। ये कहेंगे इसको तो आगे बढ़ना ही नहीं दूंगा, इसको 10 बजे तक सुलाऊंगा मैं, है ना। आप 10 बजे तक सो रहे हो, अपना रूटीन खराब कर रहे हो, लाइफ में डिसिप्लिन खत्म हो रहा है। सबसे पहले डिसिप्लिन खत्म करते हैं नंबर, राइट। तो आपको इन नंबरों की, इन प्लैनेट्स की साजिश को समझना है ना। आपने बहुत सारे टीवी एपिसोड्स और बहुत सारे चैनल्स में सुना होगा ग्रहों की चाल, सुना है किसी ने, ग्रहों की चाल। हालांकि मैंने उस चीज से नहीं समझा इस चीज को, ग्रहों की चाल क्यों। फिर जब मैंने साइंस को समझा, रिलेट किया अपने हिसाब से, तो मेरे को धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई। ग्रहों की चाल मतलब ग्रह क्या है, दशा में आके टाइम टू टाइम, है ना, ये चाल खेलते हैं आपसे कि मैं अब तेरी बुद्धि भ्रष्ट करूंगा। जैसे राहु की दशा आती है ना, वो सबसे पहले आपका दिमाग खराब करता है, आपकी बुद्धि फेरता है और आपसे उल्टे काम करवाता है ना। जो एडिक्शन में नहीं जा रहा वो भी एडिक्शन में चला जाएगा। मैंने तो पाठ पूजा करते हुए सीधे साधे आदमी को ड्रिंक करते हुए देख लिया राहु की दशा में, है ना। ड्रिंक करते हुए देख लिया, एडिक्शन का शिकार होते देख लिया, ड्रग्स लेते हुए देख लिया, जबकि उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, क्योंकि बुद्धि फिर गई। तो हमें इन नंबरों को, इन ग्रहों की चाल को समझना है। ये चाह रहे हैं कि आपका डिसिप्लिन खराब हो, पर हमें इसके विपरीत काम करना है, हमें और डिसिप्लिन होना है। ये चाहेंगे कि आपकी क्लास मिस करा दें, आपके दिमाग में ये डाल दें, अरे मैडम रिकॉर्डिंग तो देगी, आराम से कर लेंगे अपने हिसाब से, क्लास मिस करा देंगे ताकि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओ। तो आपको अभी क्या करना है, 2 पर्सनैलिटी की तरह काम करना है। एक तो आप हो और एक दृष्टा जो आपको देख रहा है। अब अपने में से एक इंसान को बाहर निकाल लो, ठीक है। एक तो आप हो जो बहुत सालों से चल रहे हो और अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, तो आप एक दृष्टा को बाहर निकाल लो जो आप ही को देख रहा है, आप ही का ही आंकलन कर रहा है, ठीक है। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं खुद से बातें करती हूँ। जैसे मेरे को मान लो सुबह जल्दी नहीं उठना, मैं क्या सो जाती हूँ, अरे नहीं नहीं 2 घंटे और सोते हैं आराम से, सर्दियों में तो बहुत कोजी कोजी ब्लैंकेट में नींद आती है। फिर मेरे अंदर से एक बाहर निकलती है एक और मधु, कहती है बेवकूफ, तेरे को ये काम नहीं करना था क्या, तू तो बोल रही थी मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, चल उठ। मैं खुद को ही उठा रही हूँ। तो आपको अभी एक अपने पर्सन को बाहर निकालना है अपने में से, जो कि दृष्टा है, जो आपको देख रहा है, आप पे नजर रख रहा है 24 घंटे। जैसे मम्मियां नहीं होती, सुबह पंखा बंद कर देती है, हाँ हम नहीं उठते तो हमारे घर में तो पता क्या होता था, पंखा बंद नहीं करते थे, मेन जो बिजली का स्विच होता था, बिजली अपने घर की जहां पे चलती है मीटर, वहीं पे बंद कर देते थे। अरे लाइट ही चलेगी, मैं देख रही हूँ पंखा लाइट तो ऑन है, मैं तो शायद पीछे से चली होगी, तो गर्मी में उड़ जाते थे। तो आपको वो उस तरह का पर्सन अपने आप में से बाहर निकाल के, ठीक है, और अपने आप पे उस तरह से काम करना है 2 महीनों में। ये 2 महीने आपका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये सिर्फ एक साधारण न्यूमरोलॉजी कोर्स नहीं है, सिर्फ अंकों का कोर्स नहीं है, वो तो आप किताबों में भी पढ़ लोगे, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी, ठीक है, मुझसे भी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। बट एक्चुअल में आपका जो पर्सनैलिटी, आपका जो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए कोच, जो आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, वो आपको बाहर निकालना है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है ना, बहुत मेहनत से आता है।
ठीक है, अच्छी आदतें बनाई जाती है, बुरी आदतें हमेशा अपने आप ही पड़ जाती है। आपको बुरी आदतों के लिए मेहनत करनी ही नहीं है, बुरी आदत के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, पर अच्छी आदत के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। एंड वॉट एवर आई एम टॉकिंग, इट्स ऑल रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, कुछ भी बाहर नहीं है। ठीक है, कई लोगों के माइंड में पता क्या चलता है, अरे मैडम ये ज्ञान क्या दे रहे हो, आप तो ये सिखाओ कि नंबर से मैं कैसे भाग्य बदल दूं, किसी का भविष्य कैसे बता दूं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरह से आपकी हेल्प करेगी, आपको अपने बेस्ट नंबर्स पता चलेंगे, कौन से नंबर आपके लिए फ्रेंडली हैं, कौन से अनफ्रेंडली है, कौन से न्यूट्रल है, किस दोस्त को घर बुलाना है, किसको घर पे बुला के हलवा पूड़ी खीर खिलाना है, किसको सिर्फ दाल रोटी खिला के विदा करना है, और किसको सिर्फ एक चाय का कप पिला के विदा करना है, और किसको दूर से राम राम कहनी है। ये आपको इस पूरे कोर्स में समझ में आ जाएगा, तो आपके लड़ाई कलेश झगड़े सब खत्म। ठीक है, ओके, चले आगे। ठीक है, आप लोग ना स्माइल करते रहा करो, मुझे ना बड़ी एनर्जी मिलती है जो लोग स्माइल करते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग स्माइल करते हो ना, मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, और जो मेरे को आपको 50% देना है ना, वो 200% हो जाता है। तो और एक चीज मैं और बता दूं, मेरे साथ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे से कितना लेना है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये मेरे पे कभी डिपेंड नहीं करता। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे हर बैच में अलग परफॉर्मेंस होती है मेरी, वो मेरे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो मुझसे कितना लेना चाहता है। तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा हम कुछ चीजों को समझते हैं। और आज के पहला दिन है तो बहुत भारी भारी हम बातें नहीं करेंगे, राइट। नंबर्स एंड लेटर्स आर दी टू आईज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। हम हर चीजें किससे पढ़ते हैं, या तो नंबरों से या अक्षरों से। ठीक है, और यही दोनों चीजें क्या है, हमारी आंखें हैं। हाँ, इस कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये हमारा 2 मंथ्स का कोर्स है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक ई बुक मिलेगी ड्राइव में, वो आपको कोर्स खत्म होने के बाद मिलेगी, या जब मुझे जो चीज आपको देनी होगी मैं आपको दे दूंगी। आपको अब किसी चीज का फिक्र नहीं करना, सब कुछ आपको मेरे ऊपर छोड़ना। यू हैव टू ट्रस्ट योर ट्रेनर, योर मेंटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। और सर्टिफिकेट मिलेगा लास्ट में, है ना, वो भी आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, पास हो जाओगे तो दे देंगे। ओके, ठीक है, घबराओ मत। और एक पर्सनल रिपोर्ट आपकी दी जाएगी विद रेमेडीज, और जो सॉफ्टवेयर आपको कमिट किया है वो मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू एम्प्टी योर कप, एम्प्टी योर ब्रेन, सो दैट यू कैन लर्न मोर, है ना। तो देखो, न्यूमरोलॉजी या फिर कोई भी शास्त्र, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, या बहुत सारी चीजें, आपको पता है किस चीज पर डिपेंड करती है। हर किसी के लिए कोई चीज कितनी काम कर रही है, कोई चीज कितने काम कर रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये भी जरूर कोई ना कोई कारण होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि ऐसा समय आ गया हो कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया, या आपको कुछ नया करना है ना। और कई बार मैंने क्या देखा है कि जिन लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, उनको बहुत अच्छे नंबर्स भी मिल जाते हैं, चाहे वो गाड़ी का ले लो, चाहे मोबाइल का ले लो। और जिसका समय खराब चल रहा है ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे पिटे हुए नंबर्स मिलते हैं जो उसको पूरा मतलब हेल्प करते हैं कि उसकी सब लाइफ जैसी है वैसी लगी रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होती है, हमारे कर्मों से, है ना। हम हमारी लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही है, कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों पे हम काम कर सकते हैं, कुछ चीजों के जैसे हम उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसीज को कम कर सकते हैं। या फिर हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि हमारे कोई भी तूफान आंधी कुछ भी आए तो हम उसको झेल पा रहे हैं, है ना। उपाय और रेमेडीज सिर्फ एक अम्ब्रेला है बारिश में,
बारिश को नहीं रोक सकते, वो तो विधि का विधान है, वो तो होगा, वो तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर आप एक अम्ब्रेला लेके उस बारिश में खड़े हो सकते हो ताकि आप कम भीगो। फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर से तो छींटे पड़ ही जाएंगे, बच तो नहीं सकते। ठीक है, तो ये उपाय रेमेडीज आपको कम से कम इतना तो बचाव कर ही लेती हैं। पर हम अपनी जो नियति, हमारे जो कर्म, उनको कभी नहीं बदल सकते। वो कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ है, मैंने नहीं दिया, मैं इतनी बड़ी साइंटिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, हमने जो पढ़ा सुना उसी को बता रही हूँ। तो न्यूटन का लॉ है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह से कर्म भी हमारी लाइफ में काम करते हैं। आपने बड़े लोगों से सुना होगा ना, ठीक है, कि बेटा सब कर्म का खेल है। हाँ, मानव का जन्म ही कर्म की वजह से हुआ है। अगर हम कर्म बंधन में नहीं होते तो शायद मोक्ष मिल चुका होता। ठीक है, पर हम सब लोग कर्म बंधन से अटैच्ड है। कोई ना कोई कर्म हमने किया है जिसका भुगतान करने हम इस मानव जीवन में आए हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे साथ क्या होता था, लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती थी। आपको अगर मेरी कुंडली कभी पता चले ना आपको कि मैडम आपकी कुंडली इतनी डिफिकल्ट, इतना चैलेंज, आप तो लगता नहीं देख के आपको, है ना। तो मेरे साथ बचपन से इतनी ट्रेजेडीज होती थी। मैं मेरी मम्मी के पास जाके ना मैं बहुत रोती थी, मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मम्मी एक चीज हमेशा बोलती थी, मम्मी कहती थी भगवान श्री राम, हाँ, जिनको श्री राम कहा जाता है, अरे उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, तो तू और हम तो क्या चीज है। है ना, भगवान विष्णु के कहते हैं ना 10 अवतार, वो 10 अवतार में वो अपना जो उनको श्राप लगा था वही भोगने आए हैं वो यहाँ पे। हर अवतार में वो भी श्राप के कारण मानव जीवन लेना पड़ा उनको, ताकि उन जो श्राप लगा उसको भोग सके। तो मानव जीवन ही पूरा का पूरा कर्म पे आधारित है। और मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो कर्म के बारे में ना बड़ा अच्छा बताते हैं। मैं उनके ना ज्योतिष की क्लास में जाती हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सर जो एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर कर्म के बारे में आप बताओ। तो राहुल सर आप प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस सिद्धांत को समझ लिया ना, तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। राहुल सर माइक आपके पास है, ओवर टू यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कर्मस के बारे में पढ़ना है ऐसा? जी सर। पढ़ाओ। हाँ आप बताइए सर। ठीक है, देखो आप सभी को सब कुछ पता ही है वैसे तो, है ना। हमको पता है ना, अगर हम किसी के शादी में जा, है ना, मान लो अंकिता मैडम मेरी शादी में आए तो मुझे अंकिता मैडम की शादी में जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी किसी की हेल्प करते हैं ना, तो हमारे मन में एक भावना आती है ना कि मैं भी इसकी हेल्प करूंगा। होता है कि नहीं होता है? आज मान लो आप किसी के बर्थडे में गए, तो कल से आपको बर्थडे मनाने उसको बुलाना पड़ेगा। ये आदान प्रदान होता है ना। आप किसी दोस्त की शादी में जाके नाच रहे हो, तो दोस्त आपकी शादी में आके हाँ सर। नाचेगा, सही है ना। आप किसी को प्रेम से बात करोगे तो सामने वाला आपको प्रेम से बात करेगा। ठीक है, हाँ, जब तक आपके प्रारब्ध कर्मस, है ना हो ऊपर नीचे, तब तक, है ना, तब तक कुछ बात अलग हो जाती है। लेकिन मोस्टली, है ना, हम जो क्रियाएं आमतौर पे करते हैं उसका उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ जीवन में मिलता ही होगा यार। सामान्य सी चीज है ना। आज आपने किसी का हेल्प कर दिया पैसे को लेकर, ठीक है, तो कल स्वाभाविक सी बात है कि आपको, है ना, उसका आपको करना ही है, सीधी सी बात है। तो आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है? आपके जीवन में होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस सर। होता है ना। सभी की आप ऐसे ऐसे कर सकते हो मेरे को कि हाँ सर सही बोल रहे हो, है ना। तो आज हमारे साथ जो भी रिश्ते हैं, जो भी हमारा व्यवहार है ना, ज्योतिष में बोलते हैं कि शनि और बुध मित्र हैं। क्या बोलते हैं? शनि और बुध मित्र हैं। इसका मतलब क्या? आपका कर्म और आपका व्यवहार दोनों मित्र हैं। हमारा व्यवहार कैसा है ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारा कर्म कैसा है। ठीक है, आज आज भी बताता हूँ कि आज मधु मैडम से या ज्योतिष में या कोई भी हमसे पढ़ने आता है, तो जो भी डेमो लिया होगा होपफुली उसको ज्यादा ही आता होगा, लेकिन सामने वाले को व्यवहार पसंद आता है, बोले व्यवहार अच्छा लगा, आना है ना, साथ में काम करना है। आज हम किससे कोई डील करते हैं तो क्या आप करते हैं, अरे सर आपका व्यवहार पसंद आया है, हम आपसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपका प्रॉपर्टी का काम है तो आपका व्यवहार पसंद आया, हम आपसे कंसल्टेंसी करवाएंगे। यही होता है, सीधी सी बात है ना। आज किसी का व्यवहार पसंद आता है, सामने वाला उसको गुरु मान लेता है, क्या भगवान हो हमारे लिए, ऐसे ही होता है।
यस सर। तो कर्म सिद्धांत एक सामान्य चीज, अपन एक सामान्य से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की भाषा में कर्म सिद्धांत थोड़ा सा अलग हो सकता है। अलग कुछ भी नहीं है ना। कर्म कर्म को तीन तरह से उन्होंने बताया ज्योतिष में। एक होता है प्रारब्ध कर्मास, एक होता है क्रियमाण कर्मास, एक होता है संचित कर्मास, है ना। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये तीन तरह के कर्मास होते हैं। ये शब्द सुनने में बड़े कठिन लग रहे होंगे, है ना। इंग्लिश इसका और भी कठिन है ना, इसलिए ट्रांसलेट नहीं करूंगा, है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्मास। संचित कर्मास को 2 मिनट के लिए हटाते हैं, ये थोड़ा सा है ना अलग चलेगा। आपने एक चीज सुना है, आपने टेंस पढ़े? टेंस मेरे को बड़े बेकार लगते थे वो। मेरे सर बोलते थे कि ऑफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, मेरे को अभी भी चक्कर आते हैं उस ऑफर्मेटिव के नाम से, है ना। तो टेंस इंग्लिश में पढ़ते थे, तो वो दीवार पे ना वो एक पेज चिपकाते थे, 12 तरह के टेंस। पढ़े नहीं पढ़े आपने? 3 तरह के टेंस होते थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 टेंस होते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। काल का अर्थ होता है समय के 3 स्वरूप। समय के 3 स्वरूप, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। अब जैसे बात चल रही अंकों की, है ना। अब है ना, मधु मैडम बेहतर जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि ग्रहों में सबसे बड़ा होता है गुरु। कौन होता है? ग्रहों में सबसे बड़ा होता है गुरु। और नंबर ये बोलते हैं कि गुरु का नंबर होता है 3। और क्या आप जानते हो गुरु का नंबर 3 कैसे बना? 3 नंबर गुरु का कैसे आया? 3 नंबर आया है गुरु के पास से, काल से, कि वो तीनों काल की जानकारी रखता है। भाई एक गुरु के पास जाते हैं तो वो भूतकाल भी जानता है आपका, है ना, वर्तमान काल भी जानता है, भविष्य भी जानता है। भाई गुरु से कुछ छुपा हुआ होता है क्या? तो गुरु तो सब कुछ जानता है ना, वो तो नहीं बोले तो भी जान रहा है। तो गुरु का कालों को जाने मतलब संपूर्ण चीजें जाने, क्योंकि 3 काल के अलावा तो कुछ है नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अलावा कुछ भी दुनिया में है क्या? कुछ भी नहीं है। तो गुरु का अर्थ होता है 3 काल। अच्छा, इसको और गहराई समझो कि गुरु का नंबर 3, 3 काल से 3 नंबर गुरु का हो गया। क्या आप जानते हो 3 नंबर के पीछे और भी कहानी है? गुरु मतलब क्या? एक सूर्य, 1 नंबर सूर्य का प्लस 2 नंबर चंद्रमा के, सूर्य प्लस चंद्रमा को मिलाया तो बनता है गुरु। जो ब्रह्मांड की जो दो प्रकाश के सोर्स है ना, भी सूरज नारायण प्रकाश देता है, आज रविवार है, ओम भास्कराय नमः। चंद्र नारायण प्रकाश देता है, कल सोमवार है। हमें 2 ग्रह प्रकाश देते हैं नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और गुरु भी प्रकाश देता है। ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है, व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर और 2 नंबर को टोटल करते कितना आता है? 3 आता है। तो इसके माध्यम से भी गुरु प्रकाश का कारक बन गया कि जो प्रकाश सूर्य और चंद्रमा में अलग अलग स्वरूप में बटा हुआ है, वह अकेला प्रकाश गुरु के पास है। इसलिए भारतीय संस्कृति क्या बोला कि भैया अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो भाई तू गुरु के जाके चरण छूना, गोविंद को छूने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो गुरु मिल जाए तो आपको हाथ नहीं मिलाना, सीधा चरणों में सीधा चरणों में ना नमन करो, ठीक है। और मैं खुशकिस्मत हूं, मुझे मौका मिला है ना गुरु के चरणों में नमन करने का, ठीक है। तो गुरु मतलब हमें प्रकाश देता है, मतलब उनके आने से ही आपका है ना एक अलग ही प्रकाश में जीवन हो गया। अच्छा, इसको और भी अलग तरह से समझ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर है, और नंबर में क्या है, गणित में है ना आपको धन करना है और ऋण करना है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव और है ना सब्ट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं, माइनस, है ना। 2 चीजें होती है ना, एक तो एड ऑन करते हैं और एक माइनस करते हैं। अभी मैंने आपको एड ऑन को बता दिया ना कि 1 सूर्य प्लस 2 चंद्रमा इक्वल टू गुरु। 1 मंगल में से शुक्र माइनस कर लो, मतलब 9 नंबर में से 6 नंबर माइनस कर लो, तो क्या आता है? 3 नंबर आता है। तो गुरु यहां से भी सिद्ध है। मंगल मतलब क्या? हमारा देह, हमारा शरीर। शुक्र मतलब क्या? शुक्र मतलब क्या? हमारा भौतिक जीवन में जो भी रस है। समझ में आया? अगर शरीर में से हमारा सारा भौतिक जीवन का जो रस निकल जाए तो हमें आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। आज ना हमें छल की, ना पैसे कमाने की चिंता, ना हमें किसी से मोह है, ना हमारा कोई खाने की इच्छा खास है, जो मिल जाए भगवान की संतुष्टि। तो शरीर में से अगर हमारा रस निकल जाए तो भी व्यक्ति का अध्यात्म हो जाता है ना। 6 ऋतुएं होती है ना यार, 6 ऋतुएं अलग अलग तरह के रस बताती है, ठीक है। तो मंगल में से शुक्र माइनस हो गया। अगर अगर आपके शरीर में से भौतिक जीवन का जो जो आपका जो दिन भर लगे रहते हैं ना, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, वो निकल गया तो भी गुरुत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप देखना जितने भी ऋषि मुनि है, साधु संत है, मैं जैन धर्म को हमेशा से
हिंदू धर्म का बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि जैनिज्म में तो इतना बड़ा है कि वो तो भौतिक जीवन का सारा सुख ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी गुरु सिद्ध है, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एड ऑन करा तो भी गुरु आ गया, आपने माइनस किया तो भी गुरु आ गया, गुरु की अपनी एक क्वालिटी है। अभी अपन बात कर रहे हैं कर्मास की। तो कर्मास कहाँ से शुरुआत होता है? 3 तरह के कर्मास, और 3 नंबर किसका? गुरु का। तो कर्मास का सबसे पहला ग्रह लोग बोलते हैं शनि है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर्मास का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। और पता है कैसे है? क्या आप जानना चाहते हो इस बारे में? आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि शनि कर्मास का कारक है, ऐसा नहीं है। कर्मास का मूल कारक गुरु है। पता है आपको? नहीं पता ना? इसको अपन रिलेट करते हैं। ठीक है, देखो कर्मास का मूल कारक गुरु कैसे हुआ? 3 तरह के कर्मास बताया मैंने आपको। संचित कर्मों को एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले मैं प्रारब्ध कर्मों को करता हूं। प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या? ऐसे कर्मास जो हमने पास्ट किए हो या पूर्व जन्म में किए हो। ज्योतिष बोलता है पूर्व जन्म का बात। अपन पूर्व जन्म पे क्यों चले? मुझे क्या पता आप क्या थे, मुझे क्या था। अपन तो इतना चलते कि ऐसे कर्मास जो हमने पिछले कुछ समय में किया उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास। ठीक है, और प्रारब्ध कर्मास को ज्योतिष शास्त्र बोलता है भाग्य। प्रारब्ध कर्मास को ज्योतिष शास्त्र बोलता है भाग्य। हमारा जो जन्म कुंडली में या हमारा जो डेट ऑफ बर्थ हमको मिला है, ये हमको भाग्य के माध्यम से मिला। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारी जन्म कुंडली है वो हमारा भाग्य है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा भाग्य है। या फिर आप ऐसा बोल दो कि वो हमारा प्रारब्ध कर्मास है। एक ही बात है, या तो आप इसको भाग्य बोल दो या फिर आप इसको प्रारब्ध कर्मास बोल दो, है ना। तो गुरु हमारे लिए अज भाग्य के रूप में आता है। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म को हम भाग्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रिलेट करेंगे कि किस तरह से हमारे लिए भाग्य काम करता है। भाग्य 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा भाग्य होता है, एक बुरा भाग्य होता है। और आपको बता देना चाहता हूं कि लोग बोलेंगे कि राहु ऐसा ग्रह है वैसा ग्रह है, लेकिन भाग्य का सबसे बड़ा ग्रह गुरु के बाद राहु ही है। पता है आपको? भाग्य का सबसे बड़ा ग्रह गुरु के बाद राहु है, और ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह गुरु के बाद फिर राहु है। समझ में आ रहा है? उतना ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, है ना। और कई मामलों में राहु के पास अधिक ज्ञान है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आप उससे आपको उससे और क्लियर होगा। मैं मुझे होस्ट बनाओगे? आइए सर। देखो 3 तरह की कर्मास, संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्मास। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और गहराई समझेंगे कि 3 तरह के कर्मास और हमारे 3 काल होते हैं, और उन 3 कालों को 3 देवताओं के नाम से जाना जाता है। आपने 3 देवताओं के नाम सुने हैं? ब्रह्मा, जी सर। विष्णु और महेश। अगर आपको सनातन संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति का कुछ भी जानकारी ना हो और आप सिर्फ एक शब्द बोलो कि मैं त्रिदेव को पूजता हूं, मतलब सारा काम हो गया। क्योंकि त्रिदेव से ज्यादा, त्रिदेव से अधिक कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या आप जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे लिए काल है। काल काल मतलब समय चक्र है। ब्रह्मा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भविष्य काल। जैसे आप ये आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है। शिव को हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का अर्थ क्या होता है? जो पास्ट की जानकारी रखता हो। आप रिलेट कर पा रहे हो? शिव को बोला जाता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है जो पास्ट की जानकारी रखता हो। आप अगर त्रिदेव की जब आरती सुनोगे तो आपको एक चीज सुनाई देगा कि भूतादिक संज्ञा। कल महाशिवरात्रि था, कई लोगों ने आरती करा होगा, है ना। तो भूतादिक संज्ञा वाला आपको एक चीज आया होगा जब त्रिदेव की आरती करते हैं। तो भगवान शिव कौन है? जो भूतों के संग रहते हैं। कल बहुत सारे लोग शमशान घाट गए होंगे उन लोगों को देखने। मतलब शमशान घाट में कौन रहता है? भूत रहते हैं। कौन रहता है? हमारा पास्ट कर्मास रहता है। भाई वो लोग चले गए अपने मार्केट से अपना काम करके, वो वहां बैठे हुए हैं। तो शिव को अपन बोलते हैं भूतकाल। इसी तरह से ब्रह्मा को बोला जाता है भविष्य काल। ब्रह्मा कौन है?
भविष्य का कारक है। हमारा हमारा भविष्य किसने लिखा? ब्रह्म निर्माण किसने किया? ब्रह्मा ने किया। भाग्य कौन लिखता है? ब्रह्मा लिखता है। शिव कौन हो गया? पास्ट काल। ब्रह्मा कौन हो गया? भविष्य काल। और विष्णु कौन है? वर्तमान काल। जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी के शादी में जाऊंगा तो मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा। अगर मैंने किससे उधार लिया तो मुझे उसको चुकाना पड़ेगा। है? आज मतलब कर्मा, ये अपने क्रियमाण कर्मा से ना, विष्णु क्या है? क्रियमाण कर्मास। और एक्चुअल में लोग सिर्फ इस कर्मास को ही जानते हैं, प्रारब्ध कर्मास और ना संचित कर्मास को रिलेट नहीं कर पाते। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यार मैंने क्या किया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया। हम जानते हैं सिर्फ क्रियमाण कर्मास को। और जो हमारी ऑकल्ट साइंस की पद्धति है वो हमें पास्ट कर्मास से कनेक्ट करते हुए क्रियमाण कर्मास पे ले जाती है कि भाई साहब आप ऐसे थे, आपने इसका 1 लाख रुपया खाया था, ब्याज समेत 2.5 लाख हो गए, देना पड़ेगा। ठीक है? कोई कोई लड़ता है हमसे, हम किसी को बहुत प्यार करते, कटाक्ष करता, लड़ता है, तो ये हमारा भाग्य था। समझ में आ रहा है? आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि हम उस चीज को पहले से, है ना, लेकर आए हैं। इसलिए हम कभी कभी समझ नहीं पाते। हम सोचते ना हमने इस व्यक्ति के साथ इतना कुछ अच्छा किया, फिर भी जाकर हमारे साथ इसने बुरा क्यों किया। तो ये जो उत्तर ढूंढने आते हैं ना लोग, इसीलिए उत्तर ढूंढने आते हैं। और इसको बोला जाता है प्रारब्ध कर्मास, कि कोई ना कोई चक्कर प्रारब्ध कर्मास में फंसा हुआ होगा, इसीलिए व्यक्ति को यहाँ पे वापस से आना पड़ा। तो आपको यहाँ से 2 बातें समझ में आई हैं कि संचित कर्मास मतलब भविष्यकाल, मतलब ब्रह्मा। प्रारब्ध कर्मास मतलब भूतकाल, मतलब शिव। और क्रियमाण कर्मास मतलब वर्तमान काल, जिसको अपन बोलते हैं विष्णु। ये 3 तरह के कर्मास होते हैं, 3 तरह के देवता होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप किसको ज्यादा पूछते हो, लेकिन आप जिसको ज्यादा पूछते हो आप उससे ज्यादा जुड़े हुए हो। अगर मान लो कोई बोल दे कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त बोल दिया, इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि भैया वो व्यक्ति अपने पास बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। समझ में आया? या उसके जीवन में कोई पास्ट घटना उसको बहुत बड़ा इफेक्ट कर चुका है। ठीक है? वो उसको भूल ही नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हो? पास्ट से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने वाला व्यक्ति अपने आप भगवान शिव की उपासना करता है। आप रिलेट करना, अगर किसके जीवन में पास्ट में गहरे संकट आ गए, वो शिव का उपासक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई बहुत गहरे सदमे से गुजर चुका है, वो शिव का उपासक बन जाएगा। ठीक है? तो शिव मतलब पास्ट लाइफ कर्मास। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि जो भगवान, जो विष्णु को पूछते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को, या बहुत फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या? वर्तमान काल। ठीक है? मतलब प्रेजेंट लाइफ को। आपने आपने एक चीज देखा है कि दशावतार होते हैं, तो दशावतार भगवान शिव के नहीं होते हैं, या ब्रह्मा के भी नहीं होते हैं। किसके होते हैं? राम के होते हैं। और राम कृष्ण मतलब विष्णु के होते हैं। विष्णु के दशावतार होते हैं, और विष्णु के ही स्वरूप राम है, विष्णु के ही स्वरूप कृष्ण है। पता है क्या सिखाना चाहते हैं? कि हमें हमारी लाइफ क्रियमाण कर्मों पे सबसे ज्यादा जीना है, और हमारी लाइफ प्रारब्ध कर्मों से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। आप उसको बदलाव भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जब राम जी युद्ध करने गए थे, तो किसकी उपासना किया? शिव जी का। सबसे बड़ा देव कौन है? शिव। मतलब हम हमारी पास्ट लाइफ को तो बदल ही नहीं सकते। आपको तो उसका उपाय करना ही है, उसका रेमेडीज करना ही है। इसलिए सनातन संस्कृति में सिर्फ एक ही देव का पूजा करने का विधान था, उसका नाम है शिव। एक ही देवता का पूजा करने का विधान था। राम जी ने किसका पूजा किया? शिव का। कृष्ण ने किसका किया? शिव का। रावण ने किसका किया? शिव का। शिव से बड़ा देव कोई है ही नहीं, इसको बोलते हैं महादेव। ठीक है? तो हमारे महादेव और हमारे पास्ट कर्मों से बड़ा कोई है ही नहीं। आपने जो पास्ट में जो बीज बो दिया ना भाई, वो आएगा। आपका पास्ट का कर्म सबसे बड़ा है। आज आप कुछ कर रहे हो, लगातार पास्ट बन रहा है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आज आप 20 साल बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा आज का क्रियमाण कर्म भी तो पास्ट चला जाएगा। भाई सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड किसके पास है ब्रह्मांड में? शिव के पास है। कैसे है? कि हर दिन का रिकॉर्डिंग कर रहा है शिव, क्योंकि विष्णु तो वर्तमान काल है ना यार, ये तो लगातार चल रहा है। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? शिव। मान लो एक क्लास हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग ये कहां से हुआ? पास्ट हो गया ना यार। आज की रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद मिलेगी, पास्ट हो गया, मतलब शिव ने रिकॉर्डिंग किया। समझ में आ रहा है? इसलिए शिव का संबंध किससे? काल से है। काल का संबंध किससे? महाकाल से, यमराज से है। हमारे सारे कर्मों का रिकॉर्डिंग किसके पास है? शिव के पास है, विष्णु के पास नहीं है। विष्णु तो बोले कि चलो वर्तमान में चलते हैं, अपन घूमते फिरते रहते हैं, लाइफ है ना। सारे कर्मों का रिकॉर्डिंग किसके पास है? शिव के पास है। समझ में आया बात? तो हमारे पास्ट कर्मा सबसे बड़े हैं,
और पास्ट कर्मास को बनाने वाला कौन है? क्रियमाण कर्मास। भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की, है ना। भगवान शिव किसके ध्यान में रहते हैं? विष्णु के, क्योंकि हमको हमारा पास्ट कर्म बहुत अच्छा बनाना है, महान बनाना है, महादेव की तरह बनाना है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको आज ही मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो पास्ट होगा। क्योंकि पुराना तो आप हिला नहीं सकते। पुराना हिला सकते हो, है ना। भगवान शिव को हिला सकता था, रावण ने एक बार कोशिश किया था हिलाने का, है ना। बाकी को हिला नहीं सका उनको। एक बार रावण ने उठा लिया था शिव तांडव बोल के, फिर वापस सॉरी बोला था, क्षमा कर दे मुझे, ठीक है। और एक और होता है जिस चीज के लिए हम सब आते हैं यहाँ पे, और पता है वो चीज क्या है? भविष्य बता दो, क्या होगा हमारा। मैडम 10 बिजनेस चेंज कर लिए, 11वां भी चेंज करना पड़ेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो भविष्य जानने के लिए हम आते हैं ओकल्ट साइंस में, सहमत हो? और अधिकतर लोग सिर्फ भविष्य जानने के लिए ही आते हैं, सहमत हो? लेकिन मेरी बात है, क्योंकि ज्योतिष हो गया, ओकल्ट साइंस हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सिर्फ भविष्य जानने की विधा नहीं है, ठीक है। ये जीवन जीने की कला है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो इन नंबरों को, जैसे कि अंकिता मैडम ने कहा था कि इन 9 नंबरों को रिलेट करना है ना, कि पहले हम इनको जान तो लें कि ये 9 नंबर कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन चीजों को रिलेट तो कर लें, क्योंकि ये आपको, ये अगर हम बोलेंगे ना कि हम सिर्फ भविष्य जानने के लिए इस विधा में आए हैं, या फिर ये विधा सिर्फ भविष्य की जानकारी देता है, तो ये तो असत्य है। क्योंकि गुरु तो त्रिकालदर्शी है, ये तो भूत भी उतना ही जानता है जितना वर्तमान जानता है, उतना ही भविष्य जानता है। नो डाउट कि भविष्य बताता है, लेकिन ये सिर्फ भविष्य बताने की चीज नहीं है। समझ में आया? नो डाउट ये भविष्य बताता है, लेकिन ये सिर्फ भविष्य बताने की चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये आपके जीवन जीने की कला में आना चाहिए, आपके नंबर आपको रिलेट होना चाहिए। हाँ, एक नंबर कौन सूर्य रिलेट होना चाहिए, पहले रिलेशन में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले चीजें रिलेट होगी, उसके बाद हम इसको भविष्य में इंप्लीमेंट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा, है ना, इससे मनोविज्ञान से जोड़ूंगा, है ना, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी सी कहानी से जोड़ूंगा। आपने एक चीज देखा है कि शिव के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, है ना। विष्णु के बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, राम के मंदिर मिल जाएंगे, कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे, ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलता है ना। 2-4 मंदिर होंगे, है ना। ऐसे तो पुराना मंदिर एक ही है, पुष्कर राजस्थान में, है ना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर को बनाता भी नहीं, कोई नया शहर बनाता है तो राम जी का मंदिर बनाएगा, कृष्ण का मंदिर बनाएगा। नई कॉलोनी बनेगी तो राम जी का मंदिर बना देंगे, कृष्ण का मंदिर बना देंगे, माता जी का बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर किसी शहर में नहीं बनता, बनता है क्या? और ब्रह्मा को बोलते हैं अपन भविष्य काल। जब हमारी संस्कृति हमको ये सिखा रही है कि आपको भविष्य की चिंता इतना नहीं करना है, तो भाई तू क्या क्यों टेंशन ले रहा? हाँ, जब हमारी संस्कृति हमको इतनी गहरे सिखा के गई कि आपको पास्ट की टेंशन लेना है, कि अगर कुछ गया तो उसके लिए आप क्षमा मांगो, उसके लिए भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, जा जाके बोलो कि माफ कर दो, माफ कर दो। जल चढ़ाने का परंपरा ही था, माफ कर दो, माफ कर दो। समझ में आया? उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ पुरानी घटना हो गई, गलती होगी, तो उसके लिए माफी मांगो, इसलिए शिव जी पे जल चढ़ाओ। विष्णु के लिए भी नहीं कहा, है ना। विष्णु को तो बोला खाना खिलाओ, भोजन कराओ, ठीक है, कि अच्छे कर्म के साथ भोजन कराओ, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है। और हम सबसे ज्यादा टेंशन पता है किस लिए रहते हैं? क्योंकि हम भविष्य के चक्कर में फंसे हुए हैं। सही कह रहा हूं? इसलिए तो हमारा टेंशन है। लेकिन हमारी संस्कृति हमको ये नहीं बताया ना। अगर हमारी संस्कृति ये बताना चाहती ना कि हमको भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करना है, तो मैं कहता हूं आपको सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा के होते हैं मार्केट में। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो कैसे कैसे हमको ये कनेक्ट करते हैं? ये देखो यहाँ पे आपको शिव दिखा है कि शिव मतलब भूत जो भूतों के साथ रहते हैं वो शिव है, ठीक है। ठीक है। कर्म सिद्धांत में 3 तरह के काल आपको बताया। शिव को हम रिलेट करेंगे राहु के नाम से, है ना। गुरु को हम रिलेट करेंगे विष्णु के नाम से, और ब्रह्मा को हम रिलेट करते हैं ज्योतिष की भाषा में केतु के नाम से। तो 3 तरह के ग्रह हैं, है ना, 3 तरह के काल है, 3 तरह के देव हैं। इन तीनों का अलग अलग, है ना, हमारा स्वरूप है। राहु मतलब आपके सारे पास्ट कर्मास को बताता है, गुरु मतलब आपके सारे वर्तमान कर्मास को बताता है, और केतु मतलब आपके सारे भविष्य के कर्मास को बताने वाला ग्रह है। समझ में आया? केतु मतलब सभी भविष्य की जानकारी कोड वर्ड में रखने वाला। राहु मतलब सभी प्रारब्ध कर्मास की जानकारी बताने वाला, ठीक है। और गुरु मतलब
वर्तमान काल को बहुत अच्छे से जीने की राह बताने वाला। इसलिए राहु का नंबर कौन सा है? 4 है। और वेद कितने होते हैं? 4। और ये समझ में आ रहा है? पूरा ज्ञान का भंडार है। ठीक है। तो शिव मतलब पास्ट लाइफ, विष्णु मतलब प्रेजेंट लाइफ, और ब्रह्मा मतलब फ्यूचर लाइफ। हमारे जीवन में ये कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आप इसको बहुत गहराई से समझना। संचित कर्म हमारे जीवन में कनेक्ट होता है 0.01%। इसको बोलते हैं क्रिएटर, इसको बोलते हैं रिबोर्न, पुनर्जन्म, है ना। प्रारब्ध कर्मास हमारी लाइफ में कनेक्ट होता है 49.99%, लगभग 50%। इसको बोलते हैं संहारक, इसको बोलते हैं डेथ। समझ में आया? और क्रियमाण वर्तमान कर, जो क्रियमाण कर्मा से जो वर्तमान काल है, ये हमारे लाइफ में कनेक्ट होता है 50%। इसको बोलते हैं पालनहार, है ना, जन्म का कारक है। समझ में आया? हम जो भी काम करते हैं, है ना, उसका 50% रिजल्ट तो हमको हाथों हाथ मिल जाता है। बोलते ना कि आप जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा, मतलब 50% मिलेगा ज्योतिष की भाषा में। 49.99% आपकी आपकी कुंडली ही बता रही है। कौन बता रहा है? जिस समय आप पैदा हो गए, जो आपकी कुंडली में ग्रह बल बन गए, 49.99%, तो वो कहानी अकेले बता देगी। मतलब आप जिस नंबरों के साथ पैदा हो गए, मतलब 50% तो फिक्स हो गए। 50% कहानी तो फिक्स हो गया, ना उसको बदला जा सकता है, ना कुछ चेंज किया जा सकता है। 50% लाइफ आपके हाथ में होती है। समझ में आया? और भविष्य का चिंता, जिस हम फील्ड में आए ना भविष्य को जानने के लिए, तो इस फील्ड में भविष्य का जानकारी रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जीवन जीने की कला में इसको उतारना बहुत बड़ी बात है। आज जितने भी ज्ञानी हो गए, विज्ञानी हो गए, आखिर भगवान को प्राप्त करना है ना इन चीजों से यार। भगवान की तो प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना चाहते हो? मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये प्राप्त करना चाहते हो तो वैसे मिल जाएगा, मिलना होगा तो। हम इन विधा से प्राप्त करने आए हैं भगवान को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं में जाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध कहाँ गए? भगवान श्री राम कहाँ गए? कृष्ण कहाँ गए? है ना, कहाँ पे गए? स्वयं में उतरे ना यार। सही कह रहा हूं ना? तो हमारा लक्ष्य ओकल्ट साइंस से जुड़ने का एकमात्र ये होता है कि हम सबसे पहले स्वयं को जाने, अपना व्यक्तित्व जाने, हम कैसे हैं, है ना। और ज्योतिष में जैसे मधु मैडम बता रहे थे कि 1 नंबर और 8 नंबर एंटी होते हैं, वैसे ज्योतिष में सूर्य और शनि एंटी होता है। तो सूर्य बोलता है कि स्वयं को जानो। कहाँ पे उच्च का होता है? काल पुरुष कुंडली से मेष राशि में उच्च का होगा, स्वयं को जानो। शनि का उच्च का होता है? तुला राशि में। तो दूसरों को जानो, दूसरों को जज करो, मतलब शनि। और स्वयं को जज करो, जैसे मधु मैडम बोल रहे थे कि दृष्टा बनना है। स्वयं को जज करो मतलब सूर्य को प्राप्त करना, और दूसरों को जज करना मतलब शनि को प्राप्त करना। और हमारे भारत में बड़ा नाम बताया कि शनि मतलब डर, बेकार, पाप, बताते हैं ना। इसके पीछे का रीजन इतना सा कि आप दूसरों को जज काय को करते हो यार? है, किसी ने कुछ कह दिया, ये वैसा वो ऐसा, हम दूसरों की बुराई क्यों करें? है, हमें जज करना हो तो हमें सिर्फ अपनी अपने आप को जज करना है ना, दृष्टा बनना है, जैसा मधु मैडम बोल रहे थे। तो कर्म सिद्धांत यही है पूरी तरफ से कि, है ना, प्रारब्ध कर्मास, संचित कर्मास, है ना, और अपना क्रियमाण कर्मास, है ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे, है ना, धर्म से कनेक्टेड है ना, हमारे काल से कनेक्टेड है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। और हमें भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो पालनहार है। आज हर व्यक्ति को अपना पालन पोषण करने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं ना, तो भगवान विष्णु का बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हों के बिना आपको लक्ष्मी नहीं मिलता। विष्णु की वाइफ का नाम क्या है? लक्ष्मी। आपको जीवन जीना है तो क्या चाहिए? आप शमशान में रहकर जीवन नहीं जी सकते, है ना। आपको क्या करना है? पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, शर्ट खरीदना है नया, कोई गर्लफ्रेंड मिल गया, गिफ्ट देना है, कैसे दोगे? लक्ष्मी चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो विष्णु को फॉलो करना है। और 50% क्रियमाण कर्म मतलब हमारे जो ये हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा स्तर, हमारी बातचीत करने की कला, ये 50% लाइफ तो आपका खुद लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो आपके प्रारब्ध कर्मा से, उसका रेमेडीज मधु मैडम आपको बहुत अच्छे हद तक बताएंगे, है ना। उसका उपाय करने की सख्त आवश्यकता है। और आप किसी की पूजा करो या मत करो, लेकिन शिव की पूजा करना आपको सख्त आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि वो राम ने भी किया और सबने किया। तो प्रारब्ध कर्मा को हमको उपाय करना बहुत आवश्यक है। और आप इसलिए देखना, सनातन संस्कृति हमेशा से शिव जी पे जल चढ़ाने की परंपरा ही बताई है। भाई किसी देवता को बहुत बड़ा काम नहीं बताया उन्होंने कि शिव पे जल चढ़ा दिया, ठीक है ना। आपके कोई भी प्रारब्ध कर्मा से शिव को बहुत गहराई से देखना। कोई भी गंदगी होती है ना, प्रारब्ध कर्म मतलब क्या? कोई गंदगी, हम शिव को चढ़ाते गंदगी,
क्या चढ़ाते हैं? सावन महीना आया तो हरे पौधे के बेल पर ला के चढ़ा दिए, हमने जहर चढ़ा दिया। जहर मतलब क्या? हमारा नेगेटिव कर्मास हमने शिव को जाकर चढ़ाया, उसको ही जहर बोला जाता है। कनेक्ट कर रहे हो ना? कनेक्ट कर रहे हो ना? हमारा प्रारब्ध कर्मास को संहार करने वाला मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है शिव के अलावा। आपसे कोई भी फॉल्ट हो गया, कोई भी पास जन्म में कोई भी गलती हो गया, उसको कौन करेगा मैनेज? उसको कौन करेगा? उसको एक ही व्यक्ति खा सकता है, जो जहर को खा सकता है, मतलब बुरी सी बुरी चीज खा सकता है, तो वो खाएगा शिव। कि अगर पापी से पापी राक्षस आदमी भी, और आप देखना कि राक्षसों के प्रिय थे शिव, भूतों के, राक्षसों के, असुरों के, रावण के प्रिय थे, क्योंकि वो पाप करके आ जाते थे, फिर जाते शिव जी के पास, सर जी नमस्कार, बोले आ जाओ डाल दो डाल दो। समझ में आ रहा है? तो है ना। और आज के जमाना तो कलयुग का राहु का है ना, हर व्यक्ति से आए दिन पाप होता है। ये जब से मोबाइल फोन आया ना, 2 3 4 झूठ तो दिन में मैं बोलता हूँ, क्या कर रहे हो? बिजी हूँ, काम कुछ नहीं कर रहा, बिजी हूँ, बाद में करना। ठीक है, तो 2 3 4 झूठ तो आदमी वैसे ही बोल लेता है। तो असुरों का युग है ना यार। पाप कर्म तो आदमी की उठते से, सुबह उठो 2 4 पाप कर्म तैयार है। आदमी कहीं नहीं क्या बोलता, बाहर हूँ, घूमने जा रहा हूँ, घर बैठा है। ठीक है, तो बात नहीं करना, तो उसको टालते ही हर व्यक्ति। मोबाइल फोन ने बहुत हद तक झूठ बोलना सिखाया, क्योंकि आदमी टालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे जो नेगेटिव कर्मा से, उसको खाने वाला व्यक्ति एक ही है। और शिव की खाने की बेस्ट चीज पता है क्या है? जहर दे दो। कोई मरने मारने की बात करा, मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, है ना, उसको बोल तू शिव के यहाँ चला जा थोड़े दिन तक, है ना, शिव के उपासना कर ले। समझ में आया? तो क्योंकि वो उस व्यक्ति का प्रिय चीज है ना। जैसे जैसे मेरा प्रिय चीज है भिंडी की सब्जी खाना, है ना। तुअर की दाल में मधु मैडम किया गया, मैंने कहा मेरे लिए तुअर की दाल बना दो, है ना, कुछ नहीं खाना। ठीक है, तो तुअर की दाल बना दो, ये मेरी खास चीज है खाने की। शिव की खास चीज क्या है? जहर खिला दो। जहर मतलब क्या? पाप कर्मास खिला दो। आपने किसी के साथ कोई चाटा वाटा मार दिया, कोई गंदा खेल खेल लिया, गलती से कोई दुष्कर्म हो गया, तो शिव के खाते में जाके डाल दो कि भैया तू खा जा, वही खा सकता है। तो इसलिए हमारे पास्ट कर्मस के और कर्मास को सही करने के लिए हम शिव की उपासना करते हैं। ये ज्योतिष का नियम है। आमतौर पर सामान्य रूप से आप शिव तांडव का पाठ करो, है ना, नमामि शमीशाम का पाठ करो, रुद्राष्टकम का पाठ करो, है ना। ये एक बहुत अच्छे रेमेडीज के रूप में जाना जाता है, जिसका भी राहु खराब होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया रेमेडीज होता है राहु और केतु का। ठीक है, तो कर्मास हमको आ, इस तरह समझने हैं। और एक और चीज, मैं कर्मास के बारे में आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी गलत काम हो जाए, कोई भी बुरा काम हो जाए, पाप कर्म हो जाए, आप शिव के पास डाल के आप सबसे पहले निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि आप उसको बार बार घोटो मत अपने लाइफ में, आगे रिपीटेशन मत बढ़ाओ। कभी कभी क्या होता है कि लोगों से कुछ गलत तो काम हो जाते हैं, बार बार वो घृणा आती है, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अच्छा, मतलब शिव को मानते हो ना, तो उसको जड़ चढ़ा के आ जाओ ना एक बार, फिर भूल जाओ। समझ में आ गया? क्योंकि शिव वो व्यक्ति है जो कंठ में अपने जहर ले लेगा। आपको बार बार अपने जीवन में जहर डालने की जरूरत नहीं है। जब शिव हमारे पास है तो हमको अपने जीवन में जहर डालने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु अमृत है। विष्णु क्या है? वर्तमान काल हमेशा अमृत के माध्यम से जिया जाता है, पास्ट कर्मास हमेशा जहर के माध्यम से निपटारा किया जाता है। आप रिलेट कर पा रहे हो? विष्णु का संबंध मोहिनी स्वरूप से अमृत से कनेक्ट था। अमृत कौन बांट रहा था? मोहिनी स्वरूप में विष्णु बांट रहे थे, शिव जी तो नहीं आए, बोले मैं तो जहर खा के पहले ही बैठ गया। तो हमें वर्तमान काल में अगर जीना है ना, तो हमें हमारे जीवन को अमृत बनाना है। मतलब अपन को ये बोलना है कि यार मैं बेस्ट व्यक्ति हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं कर सकता हूँ। यार हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे तभी तो अच्छा काम कर पाएंगे। आपने कोई गलती कर लिया, आप उसको बार बार घोट रहे हो, ऐसा है वैसा है, नालायक है, फलाना है, ढिमकाना है, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ सकते ना। आपके मन में तो एक आत्मग्लानि का भाव आ गया, आप तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत जरूरी चीज है कि हम ज्योतिष को जिए। सबसे पहले तो ये ग्रह बल को, पहले तो इसका फल कथन बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको जी तो ले एक बार। कि कोई बुरा कर्म हो जाए तो खाते में डालेंगे शिव के जहर का, उसको देंगे। और वर्तमान कर्म में, क्रियमाण कर्म में जीने के लिए हमें हमारा जीवन अमृत लगना चाहिए। आर यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? अगर आपको आपका जीवन अमृत नहीं लगेगा तो फिर आप किसी के भी जीवन में अमृत नहीं बन सकते हैं। मैं बता रहा हूं, सही कह रहा हूं। आज हम अच्छे नहीं लगते ना। आप
आपको कोई व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही आपको नहीं चाहते हैं। कृष्ण को बड़ा पसंद था, वो चीटिंग भी कर रहा था ना गोपियों के साथ, बड़ा खुश था, उसको हर व्यक्ति ने प्यार किया। अगर वो आत्मग्लानि के भाव से महसूस करता, उसको कोई प्यार नहीं करता। समझ में आया? आत्मग्लानि से मुक्त होना है। कोई आमतौर पे हो जाते हैं कुछ गलत कर्म, मानव है, भगवान तो है नहीं, कोई देवता का अंश तो था नहीं कि अवतरित हो गया, गलत तो सबसे पहले होगा। ठीक है, तो आप गलत का निपटारा करके फिर क्रियमाण कर्म में अपने जीवन में अमृत घोल के फिर आगे संचित कर्मास को पुनर्जन्म की बात करना है ना। आगे भविष्य कैसा होगा, बेहतरीन होगा अगर अमृत मिला है। इसलिए ब्रह्मा और शिव के बीच का जो ब्रिज है उसको बोलते हैं विष्णु। ठीक है, आपका पुनर्जन्म कब अच्छा होगा, जब आपका अमृत, आपका क्रियमाण कर्म अमृत होगा। ठीक है, शिव से डायरेक्ट ब्रह्मा कनेक्ट नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑलराइट। बीच का कड़ी विष्णु है, बीच का माध्यम विष्णु है, और हमें अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा आदर्श इंसान बनाना है। हमें अपने क्रियमाण कर्मास बहुत अच्छे करने हैं। आपको अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है यार, है ना। आप अपने आप से नफरत कभी मत करना, क्योंकि आप अपने आप से नफरत करोगे अपने आप को खो दोगे। आप अपने आप से प्यार करो, गलती हो जाती है आप फॉरगिव करो, भगवान शिव से क्षमा मांगो। वो एकमात्र देवता है जिसको बोलते हैं भोलेनाथ, कि पाप कर्म होने के बावजूद भी माफ करने वाला व्यक्ति है, बाकी नहीं कर सकता कोई देवता, वो कर सकता है ना। जहर भी पी जाएगा, माफ भी कर देगा, और उसको कुछ समझ में भी नहीं आता, इसलिए भोला है। ठीक है ना, भोला भंडारी, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यही बताना था कि कर्मास को हमको हमारे जीवन में कैसे रिलेट करना है। और खुश रहो, मस्त रहो। आप मस्त रहोगे तो हम हमारी, है ना, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कुछ अच्छा दे पाएंगे यार, है ना। आत्मग्लानि से दोगे तो क्या दे पाओगे? और आपको पता है एक और चीज, सनातन संस्कृति में एक और चीज गहरे से जोड़ता हूं, आपको मजा आएगा। पुनर्जन्म की बात देखा है आपने, कि पुनर्जन्म होता है, और भगवान कितने स्पष्ट हैं अपनी अपनी चीजों को लेकर, कि जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ उसको एक भी चीज याद नहीं रहता है। गोविंद सर और हम दोनों बचपन में दोस्त थे, पुनर्जन्म में गोविंद सर को याद थोड़ी है, क्या पता हम दोस्त रहे हो। लेकिन पुनर्जन्म की एक भी चीज हमको याद नहीं होता। अगर भगवान इतना स्पष्ट न्याय कर सकता है हमारे साथ कि आप मर जाओ, हमारा डेथ हो जाए, उसके बाद एक भी चीज हमको याद नहीं रहता, तो हम इस जन्म में अपना प्रारब्ध कर्मा जो नेगेटिव है उसको नहीं मार सकते क्या यार? हाँ, भगवान तो यही कर रहा है ना, कि आपसे नहीं संभाला जा रहा तो एक नया जन्म देता है, सारी बातें भुला देता है, सारे पाप कर्म भुला देता है, कि जा नई शुरुआत करना है। अगर इस जन्म में हमसे कुछ गलत हो जाए तो क्या हम इस जन्म में ही अपने आप को नया जन्म नहीं दे सकते क्या? देना चाहिए ना। ये चीजें हमको रिलेट करना है यार, ये चीजें हमको सीखना है। हम आत्मग्लानि से इस जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं? हमें नहीं करना, है ना। बहुत सारे लोग बड़े परेशान देखे हैं, आते हैं केस स्टडी लेके, सर मैंने ये कर लिया, मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ। कब तक मानेगा? नया जन्म नहीं दे सकता क्या? अरे मृत्यु उपरांत नया जन्म मिलेगा तो सारी बातें खत्म हो ही जाना है। इस जन्म में नया जन्म अपने आप को नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता क्या? आप नहीं भूल सकता क्या? कर सकते हैं ना। क्यों किसी के बार बार हम क्यों किसी को बुरा कहें, या क्यों हम अपने आप को बुरा कहें? तो ज्योतिष जीवन जीने की कला फाइनली, है ना। हम अपने आप को समझें, और जब हम अपने आप को समझते हैं, हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, हम ईश्वरी सत्ता को समझ सकते हैं, हम भगवान विष्णु के शरण में जा सकते हैं, है ना। आशा है आपको अच्छा लगा हो कर्म सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कुछ प्रश्न हो तो आप बोल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बात की। थैंक आप यू बोल सकते हो अनम्यूट करके, कैसा लगा आपको? किसी है को ना? कुछ पूछना हो? अच्छा लगा सर, बहुत ज्यादा अच्छा, एक्सेलेंट, बहुत ज्यादा टीजर हो अच्छा। गया हमारा। बहुत बढ़िया। है तो ना। मैंने कहा था ना, कर्म के बारे में राहुल सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता, है ना। तो आई होप सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, राहुल सर ने तो पहले दिन ही आपको रेमेडीज बता दी। बताओ, मैं तो लास्ट में बताती हूँ। हाँ क्योंकि सभी लोग रेमेडीज के नाम पे बड़ा खुश होते हैं, तो मैंने तो कहा था कि मैं आपको रेमेडीज नहीं बताऊंगी, राहुल सर ने तो पहले दिन ही बता दी चलो ठीक है, अच्छी बात है तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी गूगल वाला, मतलब जीमेल आईडी देना है। ठीक है, जो आपका यूट्यूब पे लॉग्ड इन है, राइट। क्योंकि आपको जो रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा वो यूट्यूब का मिलेगा, प्राइवेट लिंक मिलेगा, आपकी ईमेल आईडी उसमें डाल के रजिस्टर्ड होगा। तो आप अपना यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए आपने किस जीमेल से लॉगिन कर रखा है। अगर कोई बोलते हैं कि मेरा तो जीमेल अकाउंट नहीं है, मैंने तो लॉगिन ही नहीं कर रखा,
तो अपना एक नया अकाउंट बना लो और उस पर यूट्यूब पे लॉगिन कर लो और वो ईमेल आईडी आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कल आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। या हो सकता है इसका तो चलो मैं आज भी दे दूं, इसको हो सकता है हम ओपन ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो मिल जाएगा, पर आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में दिक्कत नहीं हो तो आप अपना सभी जीमेल आईडी मुझे दे दीजिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैक्सिमम नेक्स्ट डे मिल जाएगा, क्योंकि हमारा क्लास के होते होते 11 बज जाते हैं, तो रात को थोड़ा सा प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम आपको नेक्स्ट डे तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सेम डे ही देने की, ठीक है, पर फिर भी हम नेक्स्ट डे तक तो दे ही देते हैं। और उसके अलावा आप लोग लाइव क्लास में ही आने का प्रयास करें। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक सेफ्टी पर्पज से दिया जा रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ तो भी हो गया, क्योंकि जो लाइव क्लास का मजा है ना, वो मजा रिकॉर्डिंग में नहीं है। नहीं तो मैं आप लोगों को सबको रिकॉर्डेड कोर्स दे सकती हूँ, क्योंकि लाइव में हम डिस्कशन कर सकते हैं, फेस टू फेस कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका एक ना रूटीन बन जाएगा 2 महीने के लिए, ठीक है। आप क्लास में आओगे, आपको लगेगा क्लास में जाना है, और क्लास में आओगे तो हो भी जाएगा। और बाद में क्या आलस हो जाता है, अरे आज तो नहीं, कल सुनता हूँ, कल नहीं परसों सुनता हूँ, वो फिर क्या डिले डिले प्रोकास्टिनेशन होता रहता है। तो आप इससे भी बच जाओगे, ठीक है। तो लाइव क्लास ही अटेंड करने का प्रयास कीजिए। कभी बहुत इमरजेंसी हो अलग बात है, और अगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति है कि वीडियो ऑफ करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर वीडियो ऑन से क्या होता है कि आप लोग 100% अपना देते हो, आपका फोकस क्लास में रहता है। वीडियो ऑफ होता है तो आप हो सकता है खाना बना रहे हैं, हो सकता है कोई काम कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका फोकस क्लास में होगा तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और ट्रस्ट में, अगर आपने पूरा टाइम दे दिया ना, आपको किसी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे अपना ध्यान दो, ठीक है। तो आपको कल से क्या करना है, 2 नोटपैड लानी है, एक तो प्लेन, ठीक है, बिल्कुल लाइनिंग वाली नहीं, बिल्कुल प्लेन, और एक लाइनिंग वाली नोटपैड जिसपे आप अपने नोट्स बनाएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप नोट्स दोगे क्या। मैं साफ साफ क्या बोलती हूँ, कोई नोट्स नहीं दूंगी। क्यों? नोट्स का मतलब क्या होता है, जो हम क्लास पढ़ के खुद नोट कर रहे हैं उनको नोट्स कहते हैं। ये कोई दूसरा कैसे दे सकता है किसी को, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, है ना। भाई आप अपनी भाषा में चीजों को लिख रहे हो जो आपने समझा, मैं कैसे आपको नोट्स दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। हाँ, ई बुक ड्राइव दूंगी, जो आप पढ़ोगे वो एक कोर्स का मटेरियल आपको रेफरेंस के लिए दिया जाएगा, पर उसको मैं कभी नोट्स नहीं कहती। नोट्स, क्योंकि अब जैसे जो हम लोग क्लास में बात करते हैं ना, वो हमारे भाव होते हैं, ये जो हमने आज सीखा या जो अपने रिसर्च है, हम वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसको हम कैसे लिख के दे सकते हैं। तो बेहतर है आप अपने हाथ से लिखें। उससे क्या होता है, एक तो आप लिखकर 2 महीने में अपना एक ग्रंथ तैयार कर लोगे, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। और एक आपकी जो स्टूडेंट वाली हैबिट है वो क्रिएट होगी। कई लोग तो लिखना भूल गए हैं, है ना। और बुध और केतु का मिक्सचर होता है तो वो लोग बहुत अच्छे राइटर बनते हैं। कलम का कारक है बुध और केतु का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप में एक कुछ ग्रह भी एक्टिवेट होते हैं जब आप लिखते हो, ठीक है। तो आप अपने ग्रहों को भी एक्टिवेट करिए, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपके प्लैनेट्स भी एक्टिव रहेंगे और आप भी एक्टिव रहोगे, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर का परमानेंट मार्कर लेना है, एक ग्रीन पेन लेना है, और एक रेड पेन और एक ब्लू पेन। मैंने उसमें नोट करके ग्रुप में डाल दिया था, फिर भी मैं वो पोस्ट वापस से डाल दूंगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए माइक ओपन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट हो, या क्लास से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो। हाँ महेंद्र सर। मैम, और ब्लैंक नोटबुक किसके लिए यूज करना है? वो मैं बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, सब बता दूंगी। नहीं तो क्या एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, एक दिन में सब कुछ बता दो ना। महेंद्र सर एकदम सीरियस है, बोले मेरे को पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। हाँ तृप्ति जी। मैम वो जो ड्राइंग की जो बुक आती है ना, हाँ ड्राइंग बुक, वो चलेगी ना? हाँ, ड्राइंग बुक चलेगी, प्लेन रजिस्टर चलेगा, प्लेन कॉपी चलेगी, एनीथिंग। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ एंड सर एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, बहुत अच्छा था। सॉरी, मुझे इंग्लिश में ज्यादा बात करने की आदत है, सो एट टाइम्स यू विल सी मी स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट
थैंक यू, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। आप इंग्लिश बोलो, मुझे इंग्लिश सुनना बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट ग्रेट। हाँ, राहुल सर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं हाँ अभी। जी। अपने एंड ऑफ मार्च में एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स स्टार्ट होगा। सर का 100 डेज का वर्कशॉप होता है। मैंने भी सर से केपी ज्योतिष राहुल सर से ही मैंने सीखा था, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और काफी अच्छी कमांड है इनकी ज्योतिष पे। इनका खुद का रिसर्च है रामायण ज्योतिष, है ना। कैसे रामायण से इन्होंने ज्योतिष को कनेक्ट किए, इट्स ब्यूटीफुल रिसर्च, यू विल लव इट। अगर आपका किसी का ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, सीखने का मन हो, तो जरूर पढ़िएगा राहुल सर से, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। सो ये केपी जो है वो केपी इज रामायण ज्योतिष। नहीं, केपी इज नॉट रामायण ज्योतिष। Okay. रामायण ज्योतिष इनका रिसर्च है, उसको Okay, okay. केपी वैदिक नाड़ी के साथ मिला Okay. के पढ़ाते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, एंड स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर। राहुल सर कभी कभी आते रहेंगे क्लास में, ठीक है, जैसे तो उनको समय मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। आप मधु मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं न्यूमरोलॉजी, है ना। तो आप सभी बहुत लकी हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला, है ना। और सबसे मेरे को पता है मधु मैडम को सबसे अच्छा बात क्या लगता है, वो व्यक्ति को एज ए प्रोफेशनल व्यक्ति बना देती है कि आप खुद काम कर सकते हो। अभी आपको देखना, अभी जो लोग हेजिरेस हो रहे हैं ना, बोल नहीं पाते, नहीं कर पाते, अच्छा मेरा खुद का वीडियो बनाना उन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है। वो मेरे जरूर स्टूडेंट बन के आए थे, लेकिन मैं उन लोग को गुरु मानता हूँ और बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं था, है ना। मेरी सेशन व्हाट्सएप पे होते थे लिखित में, है ना। मैं लिखित बोलता भी नहीं था, और मेरे वीडियो तो, है ना, राम जी राजी, है ना, तो आते ही नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब ज्ञान, मेरे गुरु डॉक्टर मनीष तिवारी सर ने, जिन्होंने मुझे ज्योतिष पढ़ाया, और जिन्होंने मेरा व्यक्तित्व विकास किया है, वो मेरी गुरु मधुबाला मैडम है, जिन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का बनाया है। थैंक यू वेरी मच आपका मैडम। बड़प्पन है सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है फिर, तो कल हमारा क्लास होगा। कल मंडे है ना। हाँ, तो कल और परसों हमारा कंटिन्यू क्लास होगा, फिर वेडनेसडे को हम छुट्टी रखेंगे, देन थर्सडे एंड फ्राइडे सेम टाइम 9:01। ठीक है। अब 9:01 का भी मैं लॉजिक बताऊंगी आपको, ठीक है, कि 9:01 पे क्यों, 9 बजे क्यों नहीं। मैम क्लास कब तक चलेंगी मैम, मतलब 10:30 तक चलेंगी या 10? ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मुझे कब फ्री करते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन के ऊपर है। सी आई डोंट बाउंड माई सेल्फ की कब क्या, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, और अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ग्रुप में। और आपको क्लास कैसे लगा, आप लोग अपने फीडबैक्स भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओके, जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक आप केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। प्रणाम राहुल सर। नमस्कार। थैंक यू सर।